हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल विश्वकर्मा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 12th कंप्यूटर साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर 2 चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। ऑलराइट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन लेंगे इससे मार्क्स से, यानी कि इस चैप्टर से कितना मार्क्स आपको आने वाला है। तो देखो, टोटल आपका जो पेपर आता है वो 90 मार्क्स का आता है। उसमें से आपको 50 मार्क अटेंड करना होता है, बाकी सब ऑप्शनल होता है। ठीक है, उसमें से 18 मार्क्स जो होता है इस चैप्टर से आने सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये आपका। तो देखो, मोस्टली आपको 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 5 मार्क। ठीक है, तो 1 मार्क का जो होता है एक ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। 3 मार्क्स का जो आता है वो 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 9 मार्क्स मिलते हैं। 4 मार्क का आपको 2 क्वेश्चन मिलता है जिसमें 8 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल मिला के आपको 18 मार्क इस चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जैसे हम इंसानों की लाइफ क्या हुई थी, इवॉल्व हुई, बंदर से हम इंसान कैसे बने, वैसे ही जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी लाइफ भी इवॉल्व हुई है। राइट, वो भी कहीं स्टार्ट हुआ रहेगा बहुत छोटा-सा, फिर उसके बाद आज माइक्रो प्रोसेसर का जो काम है बहुत बड़ा हो चुका है, आपको पता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, बड़े-बड़े गेम्स के लिए, मशीन लर्निंग, ठीक है, एआई, ये सब में यूज़ होता है अभी। ऑलराइट, तो माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट कैसे हुआ था? तो यहाँ पे देखो, मैंने टेबल फॉर्मेट लिया है, लेकिन आपको टेबल फॉर्मेट में नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज़ ये चीज़ें लिखनी है। तो देखो, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? एक तरह का सर्किट ही होता है, उसके अंदर छोटे-छोटे सर्किट होते हैं जिसके अंदर क्या लगा होता है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है? और वो सेमीकंडक्टर को मिला के बनता है आईसी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे क्या बोला जाता है? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है? अब उन इंटी आईसीज़ के अंदर जो आपका सेमीकंडक्टर्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं? गेट्स होते हैं। तो देखो, कोई भी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना वो आईसी ही होता है, लेकिन वो कितना फास्ट है वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने गेट्स हैं। आपने पढ़ा रहेगा लॉजिकल गेट्स, ठीक है? तो उसके अंदर कितने गेट्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जब स्टार्ट हुआ था वहाँ पे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के माइक्रो प्रोसेसर थे, उसके अंदर लेस देन 10 गेट्स होते थे। मोस्टली कैलकुलेटर्स ऐसा में यूज होता था। फिर इसके बाद एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसके अंदर 10 से 100 गेट्स है, यानी कि ये थोड़ा और पावरफुल था। उसके बाद एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें था 100 से लेके 1000 गेट्स होते थे। फिर इसका वीएलएसआई, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 10,000 से लेके 1 लाख गेट्स है, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल था, बहुत ज़्यादा फास्ट था। तो आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट में लिखनी है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ऐसा टेबल बना के मत आना, नहीं तो नहीं मिलेगा मार्क्स। ठीक है? उसके बाद देखो, जैसे कि आप कोई कंप्यूटर खरीदने जाते हो, असेंबल करवाने जाते हो, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि कौन से जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, जैसे i5 i3 सब में क्या होता है, अलग अलग जनरेशन होती है, उसमें चेंजेस होते हैं कुछ ना कुछ। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था वो बना था इंटेल 4004। ठीक है, अभी भी पता है आपको, इंटेल और एएमडी ये दो ही कंप्यूटर्स के लिए दो ही बहुत ही फेमस माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। बट मैकबुक के लिए M1 आता है, M1 जी मैकबुक ने खुद बनाया। ठीक है, एप्पल कंपनी ने खुद का अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। इंटेल 404 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। अब देखो, किसी भी प्रोसेसर का साइज़ कैसे डिफाइन होता है कि उसका जो डेटा बस होता है, यानी कि वो कितना डेटा एट अ टाइम, कितने बिट का डेटा एट अ टाइम भेज सकता है डेटाबेस के थ्रू। डेटा बस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो उससे उसका साइज़ डिफाइन होता है। तो देखो, ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, यानी कि 4 बिट का डेटा एट अ टाइम भेज सकता था। ये 1971 में, ठीक है, बना था, और इसका जो यूज़ था वो कैलकुलेटर में स्टार्टिंग में किया गया था। फिर इसके बाद आया इंटेल 8008, ये 8 बिट का था, 1972 में आया था। फिर उसके बाद आया था अपना सेकंड जनरेशन में आया इंटेल 8085, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, और इसके 4 साल बाद यानी 1976 में इसको बनाया गया था, और इसको माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ करने, यानी कि अब इसको रैम, रोम, कीबोर्ड-वीबोर्ड के साथ जॉइन करके बना दिया गया एक छोटा-सा कंप्यूटर, ठीक है? जिसमें इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आया इंटेल 8086, ये था 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 1978 में ये बनाया गया था। ओके, और इसको नाम दे दिया गया सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर किसी भी प्रोसेसर के बिना नहीं चल सकता, ठीक है? और ये जब ये लॉन्च हुआ उस समय तक ये क्या करने लगा, बहुत ही हाई पंडुक कॉम्पिटिशन्स करने लगा, बहुत बड़े-बड़े ऑपरेशंस करने लगा, ठीक है? उस समय इसका परफॉर्मेंस भी बहुत बूस्ट हो गया, इसलिए इसका नाम दिया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑलराइट, उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन यानी कि चौथी जनरेशन। इसके बाद तो आपको पता है कि पूरा बवाल ही हो गया, राइट? उसके बाद बहुत सारे, अभी इसके बाद जो लॉन्च हुए सब i3, i5, i7 सबको पता है, ठीक है? इंटेल 80386, ये 32 बिट का था। उसके बाद ये 1981 में लॉन्च हुआ था, वो भी, इसका भी नाम वही सीपीयू रखा गया, पेंटियम। अभी भी सीपीयू बोला जाता है कि पेंटियम आया 32 बिट का 1993। आप इतना लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है? आपको सिर्फ पॉइंट वाइज़ लिखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है? आई होप आपको समझ गया कि इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर क्या है, कैसे हुआ, कैसे उसका जो जनरेशन है आगे बढ़ा, ठीक है? 4 जनरेशन तक लिख के आओ, आगे भी और भी जनरेशन है जो, बट आपको इतना है, 4 जनरेशन तक लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? तो ये जो डायग्राम है ना, इसमें ही पूरा इसका डेफिनिशन छुपा हुआ है। ये आपको आता है एग्ज़ाम में।
देखो इसके नाम में इसका काम है, माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर यानी कि जो प्रोसेस करता है, ठीक है? प्रोसेस क्या करता है? डेटा भी हो सकता है, कुछ कैलकुलेशन हो सकता है, ऑलराइट? तो देखो ये जो है, ये पूरा एक छोटा कंप्यूटर का डायग्राम है, यानी कि इसके अंदर इनपुट और कीबोर्ड है, आउटपुट मतलब डिस्प्ले है, मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क हो सकता है, सिस्टम बस यानी कि जो मदरबोर्ड में आपको देखे रहेंगे, वो छोटे-छोटे वायर्स ऐसे निकले रहते हैं, वो है, उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, ऑलराइट? तो ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है, ठीक है? ये क्या करता है? ये डेटा लेता है कहाँ से? इनपुट जो डिवाइसेज़ होते हैं, उनसे डेटा लेता है, कीबोर्ड, माउस हो सकता है या फिर मेमोरी से डेटा लेता है, उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो डेटा कहाँ पे देता है? आउटपुट डिवाइस पे या डिस्प्ले करता है, मॉनिटर पे या प्रिंटर पे प्रिंट करता है या फिर उसको वापस से मेमोरी में सेव करता है। यही होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब डेफिनिशन पढ़ोगे तो यही उसका मतलब है, माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस दैट रीड्स बाइनरी डेटा। अब बाइनरी डेटा क्यों? तो देखो जैसे हमारी बहुत सारी लैंग्वेज होती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, ठीक है? तो हमको ये सारी लैंग्वेज समझ में आती है, किसी-किसी को नहीं आती है, वैसे ही कंप्यूटर को भी नहीं समझ आती है तुम्हारी लैंग्वेज, तो इसके लिए यूज़ किया गया है बाइनरी। कंप्यूटर को सिर्फ़ समझ में आता है बाइनरी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है, हिंदी में क, ख, ग, घ होता है, वैसे ही बाइनरी में होता है 1 और 0। तो बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ़ 1 और 0 से मिलके बनाया जाता है, ठीक है? तो कंप्यूटर को सिर्फ़ 1 और 0 ही समझता है, तो इसलिए इसको बोला गया है बाइनरी इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे, आपने सपोज़ बोला कि 3 + 4 करना है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है। जब आप इनपुट से दोगे तो इसको कन्वर्ट करके बाइनरी में माइक्रो प्रोसेसर को दिया जाता है काम करने के लिए, क्योंकि उसको उतना ही समझता है। तो ये क्या करेगा? रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसे मैं 3 + 4 बोल दिया तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया। फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस को बोला जाता है मेमोरी, सबको पता है। एंड या फिर एक्सेप्ट बाइनरी डेटा एज़ अ इनपुट, या फिर आपसे बाइनरी डेटा वो ले सकता है एज़ अ इनपुट एंड उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू दोज़ इंस्ट्रक्शन। कौन सा इंस्ट्रक्शन? देखो इसमें 3 + 4 में ये 3 और 4 क्या है? डेटा है और प्लस क्या है? प्लस रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला कि भाई 3 और 4 डेटा है, इसको प्लस करके दिखाओ। तो ये क्या करेगा? प्रोसेस्ड डेटा अकॉर्डिंग टू दोज़ इंस्ट्रक्शन। बोले ओके ये प्लस ऑपरेशन है, ठीक है, प्लस प्लस करके उसके बाद क्या करेगा? प्रोवाइड रिजल्ट एज़ अ आउटपुट। वो रिजल्ट को क्या करेगा? एज़ अ आउटपुट प्रोवाइड करेगा या फिर मेमोरी में सेव कर देगा। यही है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आगे भी आपको आने वाला है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला? ये एक माइक्रो कंप्यूटर का डायग्राम है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है ना। इसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, इसके अंदर सिस्टम बस है, सिस्टम बस यानी कि जो मदरबोर्ड पे रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, तो ये क्या है? एक छोटा-सा कंप्यूटर है, क कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ठीक। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक सॉरी माइक्रो कंप्यूटर क्या है? इज़ वन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर के बिना क्या कंप्यूटर चल सकता है? क्या आपके दिमाग के बिना आपकी बॉडी चल सकती है? नहीं। वैसे ही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो किसी कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है? तो जो भी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट। ये मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं, ठीक है? इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शन ऑब्वियसली, ठीक है? एंड मेकिंग डिसीजन टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे आपका दिमाग, आपका ब्रेन क्या करता है? अलग-अलग डिसीजन लेने में कैपेबल होता है, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर भी कैपेबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है? अगर आपको डिसीजन लेने को बोल जाए कि भाई गर्लफ्रेंड और करियर के बीच में किसको चूज़ करोगे? तो आप वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करोगे ना, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर भी करता है, ठीक है? जस्ट एग्ज़ाम्पल था, दिल पे नहीं लेना। ओके, अब देखो माइक्रो प्रोसेसर को ब्रॉडली अगर डिवाइड करोगे, 3 पार्ट है इसके। एक तो है, देखो माइक्रो प्रोसेसर का ये वाला पार्ट देखो, ये मत देखो क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं है। ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अंदर देखो क्या है? एएलयू। एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद आता है देखो रजिस्टर्स, उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। ये 3 पार्ट होते हैं मेनली किसके? माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक है? अब समझते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। अब देखो नाम समझ गए ना तो आपका समझ जाएगा कि इसका काम क्या है। आधी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाती है। आप नाम सिर्फ़ समझो। इसका नाम देखो क्या है? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक यानी कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन, यही होता है अरिथमेटिक। लॉजिकल यानी कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि एंड और एक्सओर, राइट? ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो एएलयू क्या है? एएलयू है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो मतलब ये क्या करता रहेगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है अपना। जो मैंने बताया वही चीज़ है। दिस इज़ द एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वेयर वेरियस कंप्यूटिंग फंक्शंस आर परफॉर्म। कंप्यूटिंग फंक्शन मतलब जो भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को ही बोला गया यहाँ पे कंप्यूटिंग फंक्शन। जो भी कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग फंक्शन होता है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? एएलयू के अंदर। ठीक है? उसके बाद एएलयू यूनिट परफॉर्म सच एज़ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन आ जाता है आपका। लॉजिकल ऑपरेशन में एंड और एक्सक्लूसिव और बोल सकते हो, एक्सओर बोल सकते हो। ठीक है? और इसके बाद जो रिजल्ट आता है, जैसे एडिशन किया 3 + 4,
ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 7। इसको स्टोर कहाँ किया जाता है? इसको स्टोर किया जाता है रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, इसके स्टोर किया जाता है रजिस्टर के अंदर, या फिर उसको स्टोर किया जाता है मेमोरी। रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है जब आपको टेम्परेरी स्टोर करना है, परमानेंट स्टोर करना है तो आप मेमोरी में डाल सकते हो। हम लोग आगे जाके बहुत सारे रजिस्टर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर का काम क्या है? द एरिया ऑफ, देखो रजिस्टर कभी भी सुनो ना तो समझ लेना कि वो क्या है। रजिस्टर्स आर मेमोरी, एक टाइप की मेमोरी होती है, मोस्टली वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो रजिस्टर अभी बहुत बार आने वाला है, ठीक है। दिस एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ वेरियस रजिस्टर। रजिस्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ए बी सी डी ई एच एल, ठीक है, इतने सारे रजिस्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें भी स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ये सभी क्या है? रजिस्टर्स हैं। दीज रजिस्टर्स आर प्राइमरली यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररी। ये टेम्पररी पे ध्यान दो। ये रजिस्टर क्या होता है? एक मेमोरी होता है, लेकिन ये डेटा को क्या करते हैं? टेम्पररी स्टोर करते हैं। टेम्पररी स्टोर मतलब सपोज मुझे करना है 3 + 4, इसका रिजल्ट आएगा 7, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद मुझे क्या करना है? 9 + 4 करना है, जिसका रिजल्ट आएगा 13। इसमें जो प्रीवियस रिजल्ट आया था 7, वो मुझे ऐड करना है, लेकिन ये 7 तब तक मुझे कहीं तो रखना पड़ेगा। तो तब तक मैं 7 को टेम्पररी ये बाहर इसके बाजू वाला जो है उसके पास रजिस्टर के पास स्टोर करूंगा। तुम बोलोगे मेमोरी में क्यों नहीं कर रहे? भाई मेमोरी में इतना दूर लेके जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत कॉस्टली होगा अगर यहाँ से यहाँ लेके जाएँगे, ठीक है। तो उसके बाजू में ही रजिस्टर है, ठीक है, और टेम्परेरी मेमोरी छोटा-सा दिया गया है। भाई तू ये 7 यहाँ पे स्टोर करके रख, जब तेरा 13 वाला रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इसमें 7 करके जब इसका फाइनल रिजल्ट 20 आ जाएगा, अब फाइनल आ गया, अब इसको मेमोरी में डाल दो क्योंकि अब इसका काम नहीं है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। तो रजिस्टर क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी होता है जहाँ पे डेटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है, ठीक है। और नहीं समझा तो टेंशन नहीं लेना, आगे भी हम लोग रजिस्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सम ऑफ द रजिस्टर्स आर एक्सेसिबल टू द यूजर थ्रू इंस्ट्रक्शन, ठीक है। कुछ रजिस्टर को हम लोग इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट यानी जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे तो कुछ रजिस्टर्स हम लोग यूज करके उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रोग्राम्स बनाएंगे, उसमें डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, आप नाम सोचो क्या है इसका? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करेगा। किसको कंट्रोल करने का काम करता है? ये इनपुट आउटपुट मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। होता क्या है कि जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर आपका बहुत फास्ट होता है। तो उन दोनों के बीच में सिंक करने का काम भी कौन करता है? कि कंट्रोल यूनिट। सपोज माइक्रो प्रोसेसर ने कुछ भेजा कि भाई ये ऐसा करना है, ठीक है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस ने माइक्रो प्रोसेसर को भेजा कि मेरे को 3 + 4 करके चाहिए, ठीक है। लेकिन कंट्रोल यूनिट ये क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, अपना काम खत्म करके दूसरे पे चले जाता है। तो कंट्रोल यूनिट बोलेगा भाई रुक जा, 3 + 4 करके एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस ने दिया है, वो तुझे करना है, उसके लिए तू वेट कर, दूसरा काम करने मत जा। तो ये सब सिंक करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड द नेसेसरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू ऑल द ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। सबको प्रॉपर टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल देने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, ओके, बिटवीन किसके बीच में? माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और पेरिफेरल। ओ नया वर्ड आ गया पेरिफेरल। अब ये चीज क्या है? ये डायग्राम में तो पेरिफेरल दिख ही नहीं रहा है। तो देखो जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या फिर प्रिंटर, सबको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइस। तो डरना नहीं है, डरने का नहीं, समझे? इनपुट आउटपुट डिवाइस को ही पेरिफेरल दिया है, यहाँ पे दूसरा नाम देके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आई होप आपको समझ गया कंट्रोल यूनिट क्या करता है। मेमोरी, मेमोरी ये तो सबको पता है क्या करेगा? डेटा स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे बोला 3 + 4, और बोलोगे आपको 3 + 4 ही आता है क्या? देखो ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, बार बार एक एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको इजीली ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखो जब 3 + 4 इंस्ट्रक्शन आपने दिया इसको, तो ये क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद उसको सेव कर देगा मेमोरी में या फिर आउटपुट डिवाइस में दिखाएगा। तो ये होता है मेमोरी। मेमोरी स्टोर बाइनरी इन्फॉर्मेशन सच एज इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन टू द माइक्रो प्रोसेसर व्हेनेवर नेसेसरी। तो मेमोरी क्या करता है? सिंपल सा काम है यार, वो जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला 3 + 4, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ये क्या है? डेटा है, और जो प्लस है ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है। ये दोनों को कहाँ सेव कर सकते हैं हम लोग? मेमोरी के अंदर सेव कर सकते हैं। जब भी माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा भाई मेरे को डेटा और इंस्ट्रक्शन दे दो, हमको प्रोसेस करना है, तो वो उसको लाके देगा। उसके बाद डेटा प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी फिर बोलेगा माइक्रो प्रोसेसर वाला भाई ये हो गया मेरा काम, प्रोसेस करके हो गया, ये रिजल्ट, इसको स्टोर कर दे मेमोरी, तो उसको स्टोर कर देगा मेमोरी के अंदर। To execute program, the microprocessor read instruction and data from memory and perform computing operation its ALU section। समझे? तो क्या बोलेगा? ये वही देखो ये सेम पॉइंट है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो डेटा और इंस्ट्रक्शन रीड करता है मेमोरी से, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, कहाँ पे? एएलयू सेक्शन में प्रोसेस करता है। अब उसके बाद रिजल्ट आइदर ट्रांसफर टू द आउटपुट सेक्शन, रिजल्ट को या फिर वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा या फिर उसको मेमोरी में सेव कर देगा बाद में यूज करने के लिए, ठीक है। अगर आपका मन है तो आप देख सकते हो, या फिर वो बाद में बोलेगा भाई मेरा मन नहीं है तो मेमोरी में सेव कर दे, मैं देख लेगा बाद में। ऑलराइट, तो ये हो गया मेमोरी। फिर इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इसमें क्या बोलने का? इनपुट आउटपुट डिवाइस सबको पता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यही सब होता है, राइट। दिस सेक्शन कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो अगर आपको बाहर बाहर वाले को यानी कि किसी यूजर को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करना है तो हम यूज करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो मुझे कुछ सपोज इंस्ट्रक्शन भेजना है कि भाई ये 3 + 4 कर दे माइक्रो प्रोसेसर, तो ये यहाँ से यूजर बोल रहा है, ठीक है, ये कि यूजर कम्युनिकेट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो यहाँ से आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भेज सकते हो किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू, ठीक है।
आउट इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइस, ये हमको ऑलरेडी पता हो चुका है, हमको मत बताओ आप। द इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, स्विचेस एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये थोड़ा पुरानी चीज़ें दी है, बट अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, फिर इसके बाद प्रिंटर, ये सब चीज़ें आप भी लिख सकते हो। दीज डिवाइस आर यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द माइक्रो प्रोसेसर, जो मैंने बोला, अगर आपको बाहर से डेटा को ट्रांसफर करना है माइक्रो प्रोसेसर के पास तो आप भेज सकते हो, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस में क्या-क्या आता है, लाइट एमिटिंग एलईडीज़ आती है, कैथोड सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जो पहले आते थे बड़े-बड़े डब्बे मॉनिटर के, ठीक है, पीछे ऐसा निकला रहता था। फिर इसके बाद प्रिंटर, प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। प्रिंटर है अभी भी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो चाहिए तो, ठीक है। दिस डिवाइस ट्रांसफर डेटा फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट डिवाइस होता था, क्या होता था, बाहर से डेटा माइक्रो प्रोसेसर के पास भेजने के लिए होता है। आउटपुट डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर डेटा आउटपुट डिवाइस आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भेजा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आई होप आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है सिस्टम बस, ये लास्ट है। ठीक है, सिस्टम बस का काम क्या होता है? देखो, इसका भी नाम आप पढ़ो और उसके नाम को भी समझो। इसके अंदर क्या है, बस। बस का काम क्या होता है? आपके रियल लाइफ में बस का काम होता है, एक जगह से इंसान को दूसरी जगह पहुँचाना, ठीक है? वैसे ही सिस्टम बस जो माइक्रो प्रोसेसर में सिस्टम बस है, इसका नाम भी उसी तरीके से रखा गया है। ये क्या करता है, जैसे बस आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, ये क्या करता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, ठीक है? ये डेटा को, जैसे यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुँचाना या फिर मेमोरी से पहुँचाने के लिए काम आता है बस, या फिर यहाँ से डेटा को पहुँचाना यहाँ, तो इसलिए देखो यहाँ पे हर तरफ एरो है, कहीं पे भी डेटा को पहुँचाने का काम कौन करता है? सिस्टम बस करता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बस के बारे में डिटेल में, एड्रेस बस पढ़ने वाले हैं, डेटा बस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सिस्टम बस इज़ अ कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल, यानी कि ये समझ लो एक रोड की तरह है जहाँ से डेटा को फ्लो होता है, ठीक है? कम्युनिकेशन पाथ होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायर टू कैरी बिट्स। आपने जब कभी मदरबोर्ड देखा रहेगा जो ग्रीन कलर का कंप्यूटर के अंदर निकलता है चिप, ठीक है? उसके अंदर आपने देखा रहेगा ऐसी-ऐसी बहुत सारी वायर्स गई रहती है, वही होता है बस, ठीक है? वही होता है सिस्टम बस, जो एक बिट का डेटा एट अ टाइम पहुँचाती है, ठीक है? देयर आर सेवरल बसेस इन द सिस्टम, जैसे कि डेटा बस, एड्रेस बस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया, सारी चीज़ें, इस माइक्रो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स समझ में आ गए। एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एएलयू, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट, सिस्टम बस, मेमोरी, सारी चीज़ें समझ में आ गई। एग्जाम में आएगा तो आई होप आप लिख सकते हो, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है? प्राइमरी फंक्शंस क्या-क्या होते हैं कोई भी, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? क्या-क्या होता है? तो देखो, पहला है टू फेच, को डिकोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉपर ऑर्डर। टू फेच यानी कि सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे 3 + 4 करना है। यहाँ पे 3 और 4 क्या है, मेरा डेटा है, और प्लस क्या है, मेरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, ये सपोज ये जो डेटा है और इंस्ट्रक्शन ये कहाँ पे सेव है, मेमोरी के अंदर सेव है। तो ये क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर पहले एक इंस्ट्रक्शन भेजेगा कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शन फेच करके लाओ माइक यहाँ पे। तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन फेच करके पहले लेके जाएगा। उसके बाद डिकोड करेगा, डिकोड यानी कि चेक करेगा कि करना क्या है इसके साथ। यहाँ पे देखेगा ओके 3 एंड 4 2 नंबर्स है और यहाँ पे प्लस इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। अब वो डिकोड में ये करता है, करना क्या है वो पता करता है। एंड एग्जीक्यूट, अब उसको पता चल गया करना क्या है, तो अब उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको एक रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ करने का काम कौन करता है, सीपीयू, ठीक है? तो टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में क्या करता है, ये सारी चीज़ें करता है। सपोज आपको चाय बनाना है, तो आप प्रॉपर ऑर्डर में ही करते हो, राइट? पहले पतीला देते हो, उसमें चाय लेते हो, पानी लेते हो, फिर इसके बाद शक्कर डालते हो, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं करते ना, पहले पानी डाल दिया, फिर इसके बाद पतीला लिया, फिर इसके बाद उसमें ओके शक्कर डाला बाद में। तो आप ऐसा तो पानी पहले डाल दोगे तो पानी तो फैल जाएगा ना नीचे पतीले के बिना, राइट? तो आपको वो सारी चीज़ें प्रॉपर ऑर्डर में करनी है, तभी चाय प्रॉपर बनती है। तो वैसे ही ये तो मैंने एक लाइन में बताया, जैसे प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड होते हैं। तो वो सारा चीज़ को प्रॉपर ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? आपका सीपीयू करता है। फिर इसके बाद जो रिजल्ट है, ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड टू एंड फ्रॉम इनपुट आउटपुट सेक्शन। और दूसरा काम हम लोगों ने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि डेटा को मेमोरी से लेता है या मेमोरी में सेव करता है, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेता है या इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास भेजता है, ठीक है? रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स हम लोग आगे जाके और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, सपोज आप पबजी खेल रहे हो और बीच में आपकी मम्मी ने बोला धनिया लेके आ, तो ये क्या हो गया, आपके लिए इंटरप्ट हो गया, क्योंकि आप गोली मार रहे हो, सबको मार रहे हो और खुद भी मरने वाले हो, ठीक है? तभी बीच में एक इंटरप्ट, आपकी मम्मी ने बोला धनिया लेके आओ, तो अब आपके ऊपर है कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे, आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो उसे ही बोला जाता है इंटरप्ट। वैसे ही सेम माइक्रो प्रोसेसर में होता है। माइक्रो प्रोसेसर कुछ काम करते रहता है, 3 + 4, तब तक एक इंटरप्ट आया, बोला कि भाई वो सब छोड़, तू 4 + 3 कर या 4 + 7 कर, यानी कि दूसरा काम करने के लिए उसको भेजा जाता है, ठीक है? प्रोवाइड ओवरऑल टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर द एंटायर सिस्टम। तो सबको प्रॉपर टाइमिंग मिल रहा है कि नहीं, वो भी इंश्योर करने का काम कौन करता है? कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें कंट्रोल यूनिट पढ़ा था हम लोगों ने, राइट? फिर इसके बाद आरडब्ल्यू ऑफ डेटा इनटू मेमोरी। आरडब्ल्यू मतलब रीड और राइट ऑफ डेटा, ठीक है? डेटा को रीड और राइट करने का काम कौन करता है? ये भी उसका ही है, माइक्रो प्रोसेसर का है। कहाँ से? इनटू मेमोरी या फ्रॉम मेमोरी, ठीक है? मतलब डेटा मेमोरी से रीड करेगा या डेटा को मेमोरी में राइट करेगा, ठीक है? इसके लिए हम लोग को चाहिए बाय डायरेक्शनल बस, जिसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा बस आगे जाके, ठीक है?
तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ एलयू। आई होप आपको फंक्शंस ऑफ सीपीयू समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या किया, ये जो डायग्राम था इसमें एएलयू था, ठीक है। एएलयू पे मैंने जूम किया, ऐसा जूम करने के बाद, ठीक है, जूम करने के बाद मुझे क्या हुआ, ये जो एएलयू है उसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स सब कुछ मुझे प्रॉपर दिखने लगे। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसको हम लोग को समझना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएलयू, ठीक है। अब देखो जितने टॉपिक्स इसमें पढ़ रहे हैं ना, आगे जाके जितने भी कॉन्सेप्ट है, पिन डायग्राम है, फिर जेनेरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर है, ये सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी। तो आप नहीं समझे तो वापस वहां पे जाके समझ जाओगे, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके अंदर स्टेटस रजिस्टर, शिफ्टर, एडर, टेम्परेरी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, उसके बाद इंटरनल सीपीयू, बस इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एएलयू क्या होता है, एएलयू ऑलरेडी हमको पता है कि ये क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है। और ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। 8 बिट, अब 8 बिट का क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो एड्रेस होता है वो हमेशा देखोगे तो 16 बिट का आएगा, और जो डेटा होगा हमेशा 8 बिट का रहेगा। ये याद रखना, अभी जितना भी पढ़ाऊंगा उसमें आप देखना, एड्रेस हमेशा 16 बिट का होगा और डेटा हमेशा 8 बिट का होगा, ठीक है। तो ये 8 बिट का होता है क्योंकि ये डेटा के ऊपर ऑपरेशन करता है, इसलिए ये 8 बिट का होता है, ठीक है। इसको कि 8 ही बिट चाहिए कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। इट परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल एंड रोटेट ऑपरेशन, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन करता है, एडर करता है। लॉजिकल एंड रोटेट ऑपरेशन कौन करता है, ये शिफ्टर करता है, ठीक है। उसके बाद ऑल प्रोसेसिंग एंड डेटा फ्लो इज डन इन द सिस्टम विद द एमपीयू चिप। जितना भी प्रोसेसिंग करना हो या डेटा का जो भी फ्लो होता है वो किसके थ्रू आता है, एमपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट चिप के थ्रू ही होता है। पहले वो माइक्रो प्रोसेसर में आता है, उसको अगर 3+4 करना है तो ये आएगा एएलयू के अंदर, उसका 3+4 होगा 7, फिर उसके बाद वो डेटा वापस जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। जो चीजें मैंने बताई वही है, इसलिए मैं इसको फटाफट रीड कर देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी एडर टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें जो एडर है, ठीक है, इसमें जो ये एडर है, तो ये एडर का काम क्या है, ये एडर का काम है जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, वो करने का काम कौन करता है, एडर करता है। और याद रखना इसमें जो सब्ट्रैक्शन होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से होता है, जो हम लोग सेकंड इंस्ट्रक्शन सेट वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। सब्ट्रैक्शन जो होता है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से किया जाता है, ठीक है। ये एडर ही करता है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, ऑलराइट। उसके बाद जो रिजल्ट आया, जैसे मैंने किया 3+4 = 7, तो जो रिजल्ट आया वो स्टोर होता है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, वापस से एक्यूमुलेटर के अंदर। एक्यूमुलेटर यानी कि ये जो है अपना रजिस्टर वाला पार्ट है, याद है, ठीक है। जो माइक्रो प्रोसेसर का जो रजिस्टर वाला पार्ट है, ये वो पार्ट है जिसके अंदर एक एक्यूमुलेटर होता है, जिसके अंदर रिजल्ट हम लोग पढ़ रहे थे, क्या जो रिजल्ट होता है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। अब कौन सा रजिस्टर होता है, वो एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर एंड फ्लैग रजिस्टर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद एलयू। अब ये फ्लैग रजिस्टर क्या है, इसके अंदर तो दिख ही नहीं रहा है। तो देखो ये स्टेटस रजिस्टर है, इसी को बोला जाता है फ्लैग रजिस्टर, कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी ये लोग कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। तो फ्लैग स्टेटस रजिस्टर को ही फ्लैग रजिस्टर बोला जाता है। तो जो स्टेटस रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर ने इसको एक्चुअली एएलयू का ही पार्ट माना था, क्योंकि ये एएलयू के साथ है ना, हमेशा चिपके रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको एएलयू का ही पार्ट माना था, इसलिए बोला है कि ये दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एएलयू, ठीक है। ये हमेशा इसके चमचे हैं, इसके साथ ही चिपके रहते हैं। The temporary register is used to hold data during arithmetic logical operation। अब जो ये टेम्पररी रजिस्टर है, अब देखो जो रजिस्टर है उसमें भी अलग अलग पार्ट्स आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो टेम्पररी रजिस्टर है ना, ये डेटा, और इसका नाम ही क्या है, टेम्पररी रजिस्टर, यानी कि ये क्या करता है, ये डेटा को टेम्पररी होल्ड करता है, ठीक है। जब अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है तो टेम्पररी होल्ड करता है, फिर उसके बाद जब सब कुछ हो जाता है तो एक्यूमुलेटर में सेव कर देते हैं। जब चाहिए ही नहीं तो उसको डायरेक्टली मेमोरी में जाके सेव कर दिया जाता है, ठीक है। फ्लैग्स आर सेट एंड रीसेट अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन इन द स्टेटस रजिस्टर। इसको फ्लैग रजिस्टर क्यों बोला जाता है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्टेटस रजिस्टर के अंदर अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। इसमें देखोगे तो फ्लैग्स होते हैं अलग अलग, ये सेट और रीसेट होते हैं, ठीक है। किसके किसके बेस पे सेट और रीसेट होते हैं, कि ये जो आप सपोज यहाँ पे कर रहे हो 9+2, तो इसका रिजल्ट आएगा कितना, 11। देखो इसमें क्या होगा, एक कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नंबर जनरेट हुआ, राइट, एक एक्स्ट्रा 1 जनरेट हुआ। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे एक फ्लैग होता है कैरी फ्लैग, वो क्या होता है, सेट हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका देखो 1 - 1 कर रहे हो तो इसका रिजल्ट 0 है, तो यहाँ पे एक 0 फ्लैग होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये स्टेटस रजिस्टर सिर्फ ये क्या करता है, सेट और रीसेट होता है, कि इसके बेस पे जो आप एएलयू में क्या कर रहे हो, जो भी ऑपरेशन कर रहे हो उसके बेस पे वो क्या होता है, सेट और रीसेट है। सपोज आपका जो माइनस किया उसका रिजल्ट माइनस में है, तो यहाँ पे एक साइन फ्लैग होता है, वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है एडर परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक, ये तो हम लोगों ने देखा एडिशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, विद द रिजल्ट बीइंग फेड बैक इनटू द एक्यूमुलेटर वाया इंटरनल डेटा बस। वापस से जो रिजल्ट आता है वो एक्यूमुलेटर में सेव करता है, ये इंटरनल बस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे शिफ्टर। शिफ्टर का काम क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, रोटेट लेफ्ट, रोटेट लाइट, राइट, नॉट लाइट, ओके। तो इसका वापस से जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आर प्लेस इन एक्यूमुलेटर, ठीक है। एडर का भी रिजल्ट एक्यूमुलेटर में डाला जाता है, शिफ्टर का भी रिजल्ट एक्यूमुलेटर में डाला जाता है, एक्यूमुलेटर, ठीक है।
स्टेटस रजिस्टर आर सेट एंड रीसेट अकॉर्डिंग टू एएलयू ऑपरेशन। वापस से स्टेटस रजिस्टर बताया आपको, ये वापस पढ़ने वाले हैं, नहीं समझ में आएगा तो भी टेंशन नहीं लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएलयू। और ऑलराइट गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब इसका नाम जेनेरिक क्यों दिया गया? जेनेरिक इसलिए दिया गया क्योंकि ये इसमें जो भी कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं ना, मोस्टली सारे माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर आएगा, उसमें भी आपको ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स सेम मिलेंगे, इसलिए इसका नाम जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर दिया कि भाई इसमें जो है ऑलमोस्ट सारे 90% कंपोनेंट्स सब जगह सेम मिलेंगे। अब यहाँ पे आता है आपके सामने एक खतरनाक सा डायग्राम, इसको देख के आपके होश उड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो इसका एक ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको एक हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप देखो, ध्यान से देखना, ये चीज क्या है? ये चीज आपने देखी रही, कुछ देखा, कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना ये चीज। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है? ये है अपना एएलयू का ब्लॉक डायग्राम। यही चीज वहां पे भी बनाना है। ठीक है, वही चीज वहां से उठा के यहाँ पे चिपका दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसको बनाना कैसे स्टार्ट करना है। आधी चीजें तो खत्म कर दिया मैंने, अब बनाना कैसे स्टार्ट करना है। तो जैसे घर का नींव रखा जाता है, तो वैसे आप भी नींव बना लो। पहले टाइमिंग एंड कंट्रोल बड़ा सा ऐसा बना दो। उसके बाद यहाँ से एक बाउंड्री दीवार खड़ी कर दो, बड़ा सा इंटरनल बस जो रहेगा अपना दीवार रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छत डाल दो। छत अपना मतलब क्या रहेगा? एएलयू बना दिया, एएलयू का ब्लॉक डायग्राम। अब बचा घर का सामान, ये। ठीक है, अब ये घर का सामान आपको छोटा मोटा बनाना है बस। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएँगी जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा ना, उस टाइम पे क्लियर हो जाएँगे। फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो एक बनाना है ऐसा डब्बा, जो रहेगा डेटा एंड एड्रेस रजिस्टर। उसी के लाइन में ऐसे 3 डब्बा बना देना है। ठीक है, उसी की लाइन में प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर। अब ये क्या है आगे समझ जाएँगे और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। फिर इसके बाद इसी से जो आपके जो दीवार है उसी से जोड़ के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और उसी से जोड़ के फिर इंस्ट्रक्शन कोडर। फिर इसके बाद इसी को जोड़ देना है आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल से। ठीक है, उसके बाद घर में एक और दीवार बनाना है, यानी कि इंटरनल बस। ठीक है, उस यानी कि दूसरा कमरा बनाने के लिए वहाँ पे आप बना दोगे एड्रेस बस, ये बना दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे जो बाहर का दीवार है उससे जोड़ दोगे डेटा बस। फिर इसके बाद नीचे बचे चुन्नू, जो आप छोटा-छोटा चीज़ें हैं, इंटरनल इंटरप्ट कंट्रोल है, फिर उसके बाद क्लॉक है। ठीक है, उसके बाद पावर सप्लाई है, बस खत्म आपका डायग्राम, कुछ है नहीं इसके अंदर। मेरा जो ये वीडियो आगे देखने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना है, 1 से 2 बार, उसके बाद नहीं भूलोगे आप। ठीक है? ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसके अंदर 9 कंपोनेंट मेनली पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पढ़ चुके हैं, जिसमें से स्टेटस रजिस्टर पढ़ चुके हैं, टेम्परेरी स्टेटस रजिस्टर भी पढ़ चुके हैं, टेम्परेरी रजिस्टर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर भी पढ़ चुके हैं, बाकी प्रोग्राम काउंटर, ये सब नया-नया चीज़ है। तो एक-एक करके सबको समझते हैं। ऑलराइट, पहला आ गया एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है? तो इसके नाम में इसका काम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, नाम समझ जाओगे तो उसका काम भी समझ जाओगे, पॉइंट भी उसके हिसाब से लिख लोगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो एड्रेस बस क्या होता है? देखो, ये क्या है? एक बस है, यानी कि कुछ तो लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? एड्रेस। एड्रेस लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम में एड्रेस बस कहाँ पे है? ये वाला। अब देखो ये क्या होता है? 16 बिट का होता है। याद रखना, सेकंड चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट, उसमें भी कहीं पे इस चैप्टर से या नेक्स्ट चैप्टर में कहीं पे भी एड्रेस आए तो समझ जाना वो 16 बिट का होता है, और डेटा है तो हमेशा 8 बिट का होता है। डेटा हमेशा 8 बिट, 16 हमेशा, सॉरी, डेटा हमेशा 8 बिट, एड्रेस हमेशा 16 बिट का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे ये एड्रेस है, ये 16 बिट का रहेगा। ऑलराइट, और एक चीज़ बता दूँ, ये होता है यूनिडायरेक्शन, यानी कि सिर्फ़ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। और एक डायरेक्शन यानी कि ये माइक्रो प्रोसेसर से कहाँ पे, जो पेरिफेरल डिवाइस या मेमोरी, वहाँ पे फ्लो करता है। ठीक है? इमेजिन कर सकते हो, पेरिफेरल डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट या मेमोरी, तो वहाँ पे वो फ्लो करता है और कहीं नहीं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऑलराइट, तो ये समझ गए? द एड्रेस बस इज़ ग्रुप ऑफ 16 लाइन्स। 16 लाइन्स यानी कि जो आपका मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर आप देखोगे तो 16 लाइन बनी होती है, वो क्या होता है? बस होता है। तो 16 लाइन्स होता है, यानी कि 16 बिट डेटा को क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है, कहाँ से? A0 से लेके A15 तक। यहाँ पे देखो, A0 से A15 तक। ऑलराइट, ये यूनिडायरेक्शन होता है, आपको पता है। और बिट्स कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? वन डायरेक्शन फ्लो होता है, कहाँ से? माइक्रो प्रोसेसर से फ्लो होता है, पेरिफेरल डिवाइस या फिर मेमोरी में। ठीक है? ऑलराइट, अब हम लोग को ये चीज़ समझ गए कि ठीक है, ये 16 बिट का होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। लेकिन वो एड्रेस का करता क्या है? उस एड्रेस का यूज़ क्या है? तो होता क्या है, जैसे कि आपका घर होता है, आपके घर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक एड्रेस से। वैसे ही जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जो इनपुट कीबोर्ड, माउस और जो मेमोरी होता है, जो हार्ड डिस्क होता है, उनका एक एड्रेस होता है। ठीक है? उन वहाँ तक पहुँचने के लिए, माइक्रो प्रोसेसर को उनसे कनेक्ट करने के लिए एड्रेस को यूज़ करना पड़ता है। तो वो एड्रेस कैरी करके कौन करता है? एड्रेस बस। MPU uses the address bus to identify peripheral और मेमोरी लोकेशन। एड्रेस के थ्रू क्या करता है वो? MPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल और मेमोरी को आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये भाई पेरिफेरल है और ये मेमोरी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इन कंप्यूटर सिस्टम ईच पेरिफेरल और मेमोरी, हर एक पेरिफेरल और मेमोरी के पास एक लोकेशन होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, वो नंबर होता है, बाई नंबर। नंबर किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं एड्रेस। किसका एड्रेस होता है? वो पेरिफेरल का भी हो सकता है, मेमोरी का भी हो सकता है। और ये 16 बिट का एड्रेस होता है, हमको ही पता है। फिर इसके बाद अब ये 16 बिट का एड्रेस कैरी कर सकता है, तो मतलब ये 16111 कैरी कर सकता है। तो उसका जो नंबर होता है वो मैक्सिमम नंबर, मतलब 60 समथिंग 65,000 सम अराउंड का, तो इसको 64K लिखा है। मतलब 64,000, इतना बड़ा नंबर, वो इतना बड़ा एड्रेस वो कैरी कर सकता है। ठीक है? अब आ जाते हैं डेटा बस। डेटा बस क्या होता है? डेटा बस आपको समझा दिया कि ये क्या करता है? डेटा कैरी करता है। और डेटा कैरी करता है मतलब ये कितना डेटा कैरी कर सकता है? 8 बिट, यानी कि 8111 मैक्सिमम कैरी कर सकता है ये एट अ टाइम। ठीक है? तो
अब देखो जो एड्रेस बस था वो यूनि डायरेक्शन था, एक ही डायरेक्शन में काम होता है। ये क्या है, बाय डायरेक्शन, यानी कि दोनों साइड एरो है, तो ये क्या है, बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये डेटा मतलब दोनों साइड फ्लो करता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस, या इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर, दोनों साइड फ्लो करता है। ठीक है, अगर आपको माइक्रो कंप्यूटर का डायग्राम याद हो तो उसमें देखो ऐसा हर तरफ से एरो था। ऑलराइट, फिर इसके बाद ये बाय डायरेक्शन होता है डेटा फ्लो। बाय डायरेक्शन होता है, डेटा कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, डेटा फ्लो करता है, एक मिनट, हाँ, तो डेटा फ्लो करता है बोथ डायरेक्शन बिटवीन एमपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, सब सब जगह डेटा जा सकता है, सब जगह से डेटा आ भी सकता है। ऑलराइट, उसके बाद एमपीयू का यूज़ क्या है, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ होता है, ये समझ गए। फिर इसके बाद ये डेटा कितना कैरी कर सकता है, 8 लाइन्स कैन कैरी 8 बिट डेटा। ठीक है, रेंजिंग कहाँ से कहाँ तक, 00 से लेके एफएफ तक। एफएफ जो होता है ये हेक्साडेसिमल का नंबर होता है, ये मैं बताऊंगा आगे जाके। और एफएफ को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा 8 बार 1 आएगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप यहाँ तक लिख देंगे तो भी चलेगा। तो जैसे कि वहाँ पे 16 बिट का हम लोग ने देखा था एड्रेस बस का, वैसे ये 2 मतलब 256 नंबर ये कैरी कर सकता है मैक्सिमम। इसको अगर कन्वर्ट करोगे ना 111, ये आपका 256 आएगा। ऑलराइट, तो माइक्रो प्रोसेसर हैविंग 8 बिट डेटा बस कॉल्ड 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को कैसे आइडेंटिफाई कि उसकी साइज क्या है, 8 बिट है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर कैसे बोलते हैं, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कैसे बोलते हैं, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कैसे बोलते हैं, क्योंकि वो उसका जो डेटा बस होता है वो 8 बिट, 32 बिट, ओके, 64 बिट का होता है, इसलिए उसको बोला जाता है कि ये 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं डेटा एंड एड्रेस रजिस्टर। ये किधर है, ये है भाई वो घर का जो डब्बा बताया था आपको, ये डेटा एंड एड्रेस रजिस्टर। अब देखो इसमें दो पार्ट है, एक एच है और एक एल है, यानी कि दो कंपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का मेमोरी ही है। ये क्या है, एक टाइप का, एक टाइप का मेमोरी है। रजिस्टर यानी कि कहीं पे भी रजिस्टर आ जाए तो समझ जाना कि क्या मेमोरी है। ठीक है, अब देखो इसका कहानी बता देता हूँ कि ये क्या है। ये हर एक ना एच बी जो, ये क्या है, एच रजिस्टर है और एल रजिस्टर है, जिसे एच एल पेयर बोला जाता है। ये दोनों 8 बिट का होता है। ठीक है, अगर एक 8 बिट का हम लोग यूज करेंगे तो ये एज अ डेटा, ये डेटा स्टोर करने का काम करेगा, क्योंकि डेटा अपना 80 बिट का होता है। अगर दोनों को मिला देंगे तो ये 16 बिट का हो जाएगा, तो ये एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, अब इसके नाम में एक का काम, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, नाम में ही काम है। एड्रेस, डेटा एंड एड्रेस रजिस्टर, ये क्या रजिस्टर है तो मतलब डेटा, ये क्या करेगा, कुछ तो स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, डेटा और एड्रेस दोनों स्टोर करेगा। अब क्यों स्टोर करेगा वो मैंने कहानी बता दी आपको, अब सिर्फ पॉइंट देख लो। डेटा डेटा एड्रेस रजिस्टर इज अ 2 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, दो 8 बिट के रजिस्टर होते हैं, ये एच भी 8 बिट का, ये भी, दैट कैन बी यूज सेपरेटली एज अ आर कंबाइन पेयर। इसको अलग अलग भी यूज करोगे और सेपरेट और कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो। अलग अलग यूज करोगे तो डेटा रजिस्टर काम आएगा, कंबाइन कर लोगे तो एड्रेस स्टोर करने के काम आएगा। ठीक है, अब इसमें जो एच होता है ना, इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर बाइट, और एल का मतलब होता है लो ऑर्डर बाइट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए उसी से उसका नाम रखा गया है। दे आर लेबल्ड एज एच एंड एल, यानी कि हाई ऑर्डर बाइट एंड लो ऑर्डर बाइट, ये समझ गया। दे आर जनरल पर्पस रजिस्टर। अब इसको जनरल पर्पस क्यों बोला गया, जनरल पर्पस क्योंकि ये डेटा भी स्टोर कर सकता है और एड्रेस भी स्टोर कर सकता है। जब दोनों ही स्टोर कर सकता है तो इसलिए इसको बोला गया है जनरल पर्पस, क्योंकि स्पेशल तो है नहीं। ठीक है, ये सिर्फ एड्रेस के लिए यूज कर सकते हो या फिर डेटा के लिए। ठीक है, डेटा कैन बी स्टोर इन दीज रजिस्टर्स। ऑब्वियसली ये रजिस्टर है तो इसमें क्या कर सकते हो आप, स्टोर कर सकते हो। क्या क्या स्टोर कर सकते हो, डेटा और फिर एड्रेस भी आप स्टोर कर सकते हो जो 16 बिट का होता है, अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट आप अभी बना लोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यहाँ पे आता है। तो इसके भी नाम में इसका काम है, रजिस्टर है मतलब कुछ तो स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। ठीक है, और ये कितने बिट का होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है ना वो 8 बिट का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 8 बिट का रजिस्टर है। ठीक है, सिर्फ एड्रेस याद रखना 16 बिट का होता है। अब इंस्ट्रक्शन भी 8 बिट का होता है, और ये क्या कैरी करता है, ये फर्स्ट बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर। अब फर्स्ट बाइट क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैंने एग्जांपल लिया मूव ए कॉमा एम। ये क्या करता है, जो एम की वैल्यू है ए में मूव करता है, इतना ही समझ लो। बट यहाँ पे जो एमओवी है ना, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें एमओवी क्या है, उसका फर्स्ट बाइट बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट बाइट, ये बोलेंगे सेकंड बाइट और ये बोलेंगे इसको थर्ड बाइट। ठीक है, टोटल मिला के 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ये आपको एग्जाम में आता है कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन, तो ये टोटल 3 बाइट का, तो इसमें फर्स्ट बाइट ये है। इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो 8 बिट का होता है। ठीक है, क्लियर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। फिर इसके बाद है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इसका भाई। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, इनसे इंस्ट्रक्शन लेगा और इसको डिकोड करेगा, इसके नाम में भी इसका काम है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर है वो लेगा कौन, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, और डिकोडर यानी कि उसको डिकोड करेगा। याद है हमको प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू पढ़ा था, उसमें हम लोग फेच डिकोड। ठीक है, तो फेच कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, और इसको डिकोड करने का काम ये करेगा। डिकोड मतलब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया 3+4 इसको डिकोड करो कि यहाँ पे 3 क्या है डेटा है, 4 क्या है डेटा है, और प्लस क्या है कि इंस्ट्रक्शन है। तो मतलब क्या करना है, एडिशन करना है, तो यही डिकोडिंग हो गया। ठीक है, यही करता है कौन, इंस्ट्रक्शन डिकोडर।
दिस यूनिट इंटरप्रेट द कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो कंटेंट है उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करना यानी कि डिकोड करना ही होता है, ठीक है, दूसरा नाम देके कंफ्यूज कर रहा है। इट डिटरमाइन द एग्जैक्ट स्टेप टू बी फॉलोड इन एग्जीक्यूटिंग द इंटायर इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्ट द कंट्रोल सेक्शन अकॉर्डिंगली। ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके बता देगा कि भाई क्या क्या करना है, उसके बाद टाइमिंग कंट्रोल को बता देगा कि ये है इंस्ट्रक्शन, इसको रन करना है, फिर उसके बाद ये टाइमिंग कंट्रोल प्रॉपर सबको टाइम देगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन रन करना है, बाकी चीजें भी देख लो साथ में, ठीक है। आई होप आपको समझ में गया। उसके बाद आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है मुझे, फिर भी देख लो क्या पॉइंट है। ये क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। यूनिट ऑल्सो परफॉर्म रोटेट ऑपरेशन, इफेक्ट द स्टेटस रजिस्टर, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। स्टेटस रजिस्टर क्या होता है, इफेक्ट होता है, इसको हम लोग स्टेटस रजिस्टर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिजल्ट कहाँ पे प्लेस करता है, एक्यूमुलेटर में, वापस से वही चीज़ें क्या पढ़ने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर भी बताया था आपको मैंने, तो इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं। ये क्या होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, और ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है किससे, एएलयू के साथ। बताया था आपको, एक का चमचा है, ये दोनों है, टेम्परेरी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर, दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एएलयू। ओके, मेनी टाइम इट ट्रीट एज अ पार्ट ऑफ एएलयू। देखो यहाँ पे भी आ गया है, ओके, एक्यूमुलेटर को भी एएलयू का पार्ट माना जाता है, ठीक है। स्टोर 8 बिट डेटा एंड क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन का जो भी होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको स्टोर किया जाता है एक्यूमुलेटर के अंदर। समझ गए, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वापस पढ़ा के मतलब नहीं है। स्टेटस रजिस्टर ये भी मैंने आपको बताया है, और आगे जाके हम और भी इसको डिटेल में, ठीक है, इसकी कुंडली निकालने वाले हैं, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, फिर आप देख लो कि क्या है ये, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है इसके, आई होप आपको, ठीक है। जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर का एक चीज़ इसके अंदर नोटिस करने के लिए, जो जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसमें 2 ही फ्लैग होते हैं, एक होता है ज़ीरो फ्लैग और दूसरा होता है कैरी फ्लैग। आपको बताया था, जो स्टेटस रजिस्टर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि 3+4 ये मेरा ऑपरेशन है, ठीक है, इसका रिजल्ट जो आएगा, ठीक है, उसके ऊपर ये स्टेटस रजिस्टर जो होता है सेट और रीसेट होता है। जैसे मैंने 1 - 1 किया, ठीक है, इसका रिजल्ट 0 है, तो अपना 0 फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज मैंने किया 9+5, तो इसका रिजल्ट आया 14, तो इसमें 1 देखो कैरी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे अब कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है, आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, इफ द सम इज इन द एक्यूमुलेटर इज लार्जर देन 8 बिट, अगर 8 बिट से ज्यादा है यानी कि कुछ कैरी जनरेट हुआ है, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, ठीक है। 8 बिट से ज्यादा है यानी कि कैरी फ्लैग सेट होता है उसके बाद, ठीक है। जीरो फ्लैग इज सेट व्हेन द ऑपरेशन रिजल्ट इज 0, जब ऑपरेशन का रिजल्ट 0 आता है तो जीरो फ्लैग सेट होता है। तो याद रखना, जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर में 2 ही आपका फ्लैग्स होते हैं, एक कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग, यही सिर्फ डिफरेंस है और बाकी सब सेम है। उसके बाद आता है प्रोग्राम काउंटर, ये नई चीज है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो फिर से इसका नाम पढ़ो, उसके काम के बारे में अपने पास पता चल जाएगा। प्रोग्राम काउंटर, काउंटर यानी कि ये क्या है, थोड़ा सा अलग है, रजिस्टर नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक टाइप का रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर और स्टैक, सॉरी, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर, ये दोनों क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। नाम में नहीं लिखा है, फिर भी ये क्या है, रजिस्टर है, याद रखना ये रजिस्टर है, प्रोग्राम रजिस्टर मत लिख के आना, ऑलराइट। तो ये क्या है, प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है, सिंपल सी चीज है, देखो आपका जो इंस्ट्रक्शंस होता है ना, वो ऐसे मेमोरी एड्रेस पे सेव होता है। जैसे इंस्ट्रक्शन 1 जो होता है C00S पे सेव है, फिर इसका इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ पे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन 3 ऐसा सेव है, ठीक है। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो अभी सपोज करंटली ये वाला इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 अभी रन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है ना, उसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होने वाला रहेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी रन होने वाला है, उसका एड्रेस, ये जो इंस्ट्रक्शन 2 रन होने वाला है नेक्स्ट, उसका जो एड्रेस है C01, वो अपने पास रख लेता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट रन होगा, ठीक है। बस यही काम है प्रोग्राम काउंटर का, ऑलराइट। जैसे कि आपके दिमाग में आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको पता रहेगा उसके बाद ये काम खत्म करने का दूसरा क्या करना है, तो वो आपके दिमाग में रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के दिमाग में माइक्रो, ये क्या है, प्रोग्राम काउंटर है, तो वो याद रखता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रन करना है। प्रोग्राम काउंटर इज 16 बिट रजिस्टर। अब देखो ये 16 बिट का क्यों है, आप गेस करो क्यों है, क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है, क्या ये डेटा स्टोर कर रहा है या एड्रेस स्टोर कर रहा है, भाई ये एड्रेस स्टोर कर रहा है, किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो रन होने वाला है ना, उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये 16 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। इट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, मैंने जो बोला वही चीज है। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस कंटेन करता है बस। इट कैन बी इंक्रीमेंटेड आर रीसेट बाय द कंट्रोल सेक्शन, ठीक है। आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है, याद है, तो वहां से इसको क्या, कंट्रोल यूनिट जो हम लोग रीसेट करने वाले हैं, इसको क्या कर सकता है, वो रीसेट कर सकता है, यानी कि इसको वापस से 0 0 पे ला के रख सकता है, ठीक है, वापस से रीस्टार्ट कर सकता है, या फिर इसको इंक्रीमेंट कर करके नेक्स्ट ले जा सकते हैं। द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर कैन बी मॉडिफाइड बाय ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसके इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर करके इसका जो कंटेंट है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको प्रोग्राम काउंटर क्लियर हो गया। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट लिखना है, लेकिन जो आपको समझा, एटलीस्ट 2-3 पॉइंट समझा, वो आप लिख सकते हो एग्जाम में, अपने मन से अपने हिसाब से बना के लिखना है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर कहाँ पे, ये नीचे वाला, इसके नीचे, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर क्या होता है, देखो स्टैक पॉइंटर में क्या होता है, एक स्टैक होता है, स्टैक मेमोरी होता है, स्टैक समझ लो क्या होता है, एक मेमोरी होता है,
ये क्या करता है, इसे पता करता है कि भाई ये कितना मेमोरी फुल है, उसका जो टॉप एड्रेस है ना वो स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। स्टैक मतलब समझ लो कि जैसे आप बुक रखते हो एक के ऊपर एक के ऊपर, डेटा सेक्शन में पड़ा रहेगा, तो स्टैक में एक के ऊपर एक रखते हो, तो अब नेक्स्ट बुक रखना है तो उसके ऊपर ही रखोगे, राइट, नीचे बीच में रखोगे तो गिर जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट बुक रखोगे तो ये क्या होता है, स्टैक ऑफ बुक्स है, उसके बाद नेक्स्ट बुक रखोगे तो यहाँ से ऊपर से पुश करना है, अगर कुछ निकालना है तो ऊपर से ही आपको निकालना पड़ेगा, इसको ही बोलते हैं स्टैक, ठीक है। अब ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो स्टैक करके एक मेमोरी होता है जिसके अंदर अब जो उसका टॉप एड्रेस, यानी कि ये मेमोरी सपोज यहाँ तक फुल है, तो इसका टॉप एड्रेस क्या है, यहाँ पे करंट SC001H, ये स्टैक पॉइंटर उसको स्टोर करके रखता है, बस यही काम है इसका, ठीक है। स्टैक पॉइंटर इज आल्सो 16 बिट रजिस्टर इट। अब देखो ये भी क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है, राइट, कि लास्ट जो मेमोरी है उसका एड्रेस क्या है वही स्टोर करता है, ये भी क्या है, रजिस्टर ही है, लेकिन कितने बिट का है, 16 बिट का, क्योंकि इसको एड्रेस स्टोर करना है। इट कंसिस्ट द टॉप एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन कॉल्ड स्टैक, जो स्टैक मेमोरी है उसका टॉप एड्रेस स्टोर करता है। स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी, अब बता रहे हैं कि स्टैक क्या है, स्टैक इज अ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस इन रीड राइट मेमोरी स्पेसिफाइड बाय प्रोग्रामर, ठीक है, यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। ये भी क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज होता है। आपने स्टैक ओवरफ्लो सुना रहेगा, प्रोग्रामिंग में हो जाता है कभी कभी, जब ज़्यादा स्टैक में डेटा फिल किया जाता है, जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो डेटा होता है यहाँ पे स्टैक में ही मोस्टली सेव होता है, जैसे एरे वीरे का डेटा होता है, तो ठीक है, तो जब एरे ओवरफ्लो होता है बहुत ज़्यादा, या प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में जाता है, तो वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैक पॉइंटर। उसके बाद आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये वाला नीचे वाला, ठीक है। ये क्या करता है, दिस सेक्शन रिसीव द सिग्नल फ्रॉम इंस्ट्रक्शन डिकोडर, आपको दिख रहा होगा ये सिग्नल कहाँ से रिसीव करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर से, कि भाई मैंने तो अपना इंस्ट्रक्शन डिकोड कर दिया है, और उसके बाद उसका नेचर बता देता है कि ये इस इंस्ट्रक्शन के साथ करना है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर यहाँ पे टाइमिंग कंट्रोल को बता देता है, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग कंट्रोल को सिग्नल मिलता है, ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टेटस रजिस्टर ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंडीशनल ब्रांचिंग। दूसरा काम क्या करता है ये, जैसे कि यहाँ पे स्टेटस रजिस्टर में कुछ जीरो फ्लैग सेट हो गया या कैरी फ्लैग सेट हो गया, उसके हिसाब से कुछ और काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, तो भी वो कंट्रोल एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल करता है, ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल आर सेंट ऑल द पार्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर टू कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये दूसरा काम क्या करता है कि सबके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करता है, जैसे कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज है या फिर कोई पुलिस वाले देखते हो वॉकी टॉकी लेके घूमते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं, कि भाई मैंने एक बंदे को पकड़ा है, इधर मारा मारी कर रहा था, अब इसको कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, किस थाने में लेके जाना है, ये सब सिंक्रोनाइज करने का काम कौन करता है, वॉकी टॉकी के थ्रू करते हैं लोग। तो वैसे टाइमिंग एंड कंट्रोल भी सबको सिंक में रखने का काम करता है, कि प्रॉपर सबको टाइमिंग मिल रहा है, सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर रन हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कोई पेंडिंग में तो नहीं है, कोई इंटरप्ट आया तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारा काम कौन करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल करता है, ठीक है। एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल आर ऑल्सो जनरेटेड, तो यहाँ पे देखोगे रीड राइट क्या है और क्लॉक सिग्नल क्या है, एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल से, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे आता है कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, देखो कंट्रोल इनपुट में आता है आपका रीसेट और इंटरप्ट, ओके, और उसके बाद आउटपुट में आता है रीड राइट और क्लॉक सिग्नल, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं फटाफट, रीसेट एंड इंटरप्ट रिक्वेस्ट या फिर INTR बोलते हैं इसको, ठीक है, ये INTR कंट्रोल इनपुट फॉर जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर आर कंट्रोल इनपुट्स, ये क्या है, कंट्रोल इनपुट्स है, यानी कि देखो ये सिग्नल अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसको लेते हैं कंट्रोल इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब देखो जो रीसेट है वो क्या करता है, जब रीसेट सिग्नल एक्टिवेट होता है, रीसेट सिग्नल जैसे ही एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, सारा जो ऑपरेशन होता है उसको सस्पेंड कर देता है, मतलब सब कुछ बंद करो भाई, अब रीसेट करना है, मतलब अब सब कुछ बंद करना है, ठीक है। जैसे आप फोन रीसेट करते हो सब कुछ बंद हो जाता है, सारे एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद सब कुछ वापस से रीस्टार्ट होता है, ठीक है। व्हेन रीसेट इज एक्टिव ऑल इंटरनल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड एंड द प्रोग्राम काउंटर इज क्लियर, जो प्रोग्राम काउंटर याद है हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला, ये क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस अपने पास रखता है, तो उसको 000H पे ला के रख दिया था, यानी कि उसको भी रीसेट कर दिया जाता है। नाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन अगेन बिगिन एट जीरो मेमोरी एड्रेस, मतलब अब इंस्ट्रक्शन वापस जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो मेमोरी पे जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर रहेगा वहां से स्टार्ट होना होगा, ठीक है, रीसेट के बाद। एक्टिवेटिंग INTR, अब जो इंटरप्ट सिग्नल आता है, जब इंटरप्ट रिक्वेस्ट आता है तो क्या होता है, माइक्रोप्रोसेसर कैन इंटरप्टेड फ्रॉम द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आस्क्ड टू एग्जीक्यूट सम अदर इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था पबजी खेल रहे हो, मार रहे हो, धाड़ 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 धाड़, तब तक आपकी मम्मी आ गई, तब तक आपको गोली लग गई, ठीक है, आपको इंटरप्ट हुआ ना, ठीक है, अब बोला कि भाई जाके धनिया लेके आ, भाई नहीं बोलेगी बेटा बोलेंगे, राइट। तो आप अब आपके ऊपर आप डिसाइड, आप सपोज माइक्रो प्रोसेसर है तो आपको डिसाइड करना है कि अब क्या करना है, प्रायोरिटी क्या है, तो धनिया तो प्रायोरिटी रहेगी, नहीं तो चप्पल से मार खाओगे, राइट। तो आप पबजी छोड़ोगे और जाके धनिया लेके आओगे, तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो भी डिसीजन लेता है कि ये कितना प्रायोरिटी का काम है, ठीक है। इंटरप्ट तो आया लेकिन ये कितना प्रायोरिटी का है, क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। अगर इग्नोर नहीं किया जाता तो क्या करेगा, पहले वो काम करेगा, उसके बाद वो रिज्यूम करेगा जो अपना पबजी खेल रहा था, ठीक है। सेम वही है, द माइक्रो प्रोसेसर रिज्यूम इट्स ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अदर इंस्ट्रक्शन, मतलब धनिया लेने के बाद वापस अपना काम रिज्यूम करेगा, जिसको बोलते हैं कॉल्ड सर्विस रूटीन, जिसको बोलेंगे अपना नेचुरल काम कर रहा है, उसका पबजी खेलने का नेचुरल काम है, ठीक है। द कंट्रोल आउटपुट्स आर राइट रीड एंड क्लॉक लाइंस, अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल आउटपुट सिग्नल, ये सारे ये दोनों क्या थे, कंट्रोल इनपुट सिग्नल थे, अब पढ़ेंगे कंट्रोल आउटपुट सिग्नल, यानी कि रीड राइट और क्लॉक लाइंस, ठीक है।
ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे तो ये x1 और ये x2 है, ठीक है। यहाँ पे बीच में ना एक क्रिस्टल लगाया जाता है। ये चीजें हम लोग पिन डायग्राम में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे नहीं क्लियर होगा तो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। ये x1 या फिर यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वहाँ पे फिर मैं उसको क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो देखो x1 x2 क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इन दोनों ये जो पिन होते हैं इनके बीच में क्रिस्टल लगा होता है जो ऑसिलेट करता है, ठीक है। जब ऑसिलेट करता है तो यहाँ पे, ठीक है, सिग्नल जनरेट होते हैं, क्लॉक सिग्नल जनरेट होते हैं, ऑलराइट। एक्सटर्नल क्रिस्टल कनेक्टेड बिटवीन x1 and x2, अ क्लॉक सर्किट जनरेट क्लॉक सिग्नल फॉर इंटरनल यूज, ठीक है। ये इंटरनल यूज के लिए क्या करता है, क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। दिस सिग्नल इज ऑल्सो मेड अवेलेबल एट आउटपुट ऑन क्लॉक लाइन। देखो यहाँ पे इसको एक आउटपुट में भी एक क्लॉक लाइन दिया जाता है, क्लॉक सिग्नल भेजा जाता है, और एक इनपुट भी क्लॉक लाइन भेजा जाता है, क्लॉक सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज एक्शन इन द इंटायर सिस्टम। इसका यूज किया जाता है इंटायर सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था, याद होगा, कि आपका जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं और मेमोरी होती है वो थोड़ी स्लो होती है, राइट, और जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है वो फास्ट होता है, और राइट। सपोज यहाँ पे इनपुट डिवाइस से कुछ इंस्ट्रक्शन भेजा गया तो आपका माइक्रो प्रोसेसर उसके लिए वेट नहीं करेगा, ऑलराइट, बट उसको वेट कराने का काम उसको बोलेगा भाई तू रुक जा, एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आता है आपका क्लॉक लाइंस, ठीक है। वो सिंक करने का काम, उस माइक्रो प्रोसेसर को आपके पेरिफेरल डिवाइस सिंक करने का काम कौन करता है, क्लॉक लाइंस करते हैं, ऑलराइट। द कंट्रोल सिग्नल राइट, तो यहाँ पे राइट नहीं रहेगा, रीड रहेगा, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल जो रीड होता है ये रीड रहेगा, याद रखना। इंडिकेट दैट द सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड, ओके, एंड डेटा इज अवेलेबल ऑन द डेटा बस। तो जो कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे रीड है, ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है डेटा रीड। कहाँ से, डेटा रीड कहाँ से कर सकते हो आप, एक तो इनपुट डिवाइस से कर सकते हो या फिर मेमोरी से। तो ये जो रीड ऑपरेशन है ये क्या करता है, रीड, डेटा रीड करता है कहाँ से, इनपुट डिवाइस से या मेमोरी से, और इसको कहाँ रख देता है, वो डेटा को डेटा बस के अंदर ले जाके रख देता है। डेटा बस इज अवेलेबल ऑन डेटा बस। अब वो जो डेटा बस में डाल दिया है, अब उसको क्या करना है, मेमोरी में वापस सेव करना है, ठीक है। अब डेटा को डेटा बस में डाल दिया तो उसके बाद उसको डेटा को राइट करना है, तो राइट करने के लिए यूज होता है राइट सिग्नल, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल राइट क्या करता है, इंडिकेट दैट द डेटा ऑन डेटा बस, जो डेटा बस में हम लोगों ने डेटा डाला था, टू बी रिटन इनटू सिलेक्टेड मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट लोकेशन। तो उसको मेमोरी में सेव करने का काम या फिर आउटपुट डिवाइस में दिखाने का काम कौन करता है, मतलब उसको राइट सिग्नल करता है। अगर ये एक्टिवेट होगा तो मतलब वहां पे ये चीज होगी कि उसको राइट करना है कहीं तो कहीं मेमोरी में या फिर आउटपुट डिवाइस में। रीड राइट और एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखो, एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल है। एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल यानी कि ये एक्टिवेट कम होंगे। कोई भी जो पिन ना एक्टिवेट कब होता है, ये कभी भी कोई भी सिग्नल एक्टिवेट कब होता है, जब इसके अंदर 1 आता है, 1, ठीक है। लेकिन ये एक्टिव लो है तो इसके अंदर जब 0 आएगा ना तब ये एक्टिवेट होगा। तो 0 कैसे होगा, देखो, जैसे कि यहाँ पे ये मेरा राइट है, राइट, ये एक्टिव लो सिग्नल है। तो अब ये बार का मतलब क्या है बताता हूँ। अगर सपोज 1 आया, WR का वैल्यू 1 आया, तो WR का वैल्यू 1 आया तो बार लगा दो। बार क्या करता है, जो भी रहता है ना, 0 का 1, 1 का 0 कर देता है, ठीक है, उल्टा कर देता है। अब 1 आया तो ये किसको क्या करेगा, 0 कर देगा। यानी कि आपका सिग्नल क्या होगा, आपका ये WR यानी कि राइट सिग्नल क्या हो गया, ये डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब इसको एक्टिवेट करना है तो क्या करोगे आप, इसके अंदर भेजोगे 0। अब ये 0 बार इसके ऊपर लगाया, तो इसको 1 कन्वर्ट करेगा, तो अब 1 करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल। जब जिसके ऊपर बार रहेगा ना वो समझ लो क्या है, एक्टिव लो कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बस बफर एंड लैचेस। अब देखो इसके नाम में थोड़ा सा याद रखना, बफर है, ठीक है, और ये क्या है, बस है, बस का बफर है। तो ये बफर मतलब क्या होता है, बफर यानी कि आपने बफरिंग सुना रहेगा, ठीक है। आप जब यूट्यूब वीडियोस देखते हो तो कभी कभी बफर होता है। बफर क्यों होता है, वो क्या करता है, डेटा को सर्वर से डेटा को फेच किया जाता है, उसके बाद उसको इकट्ठा करके आपको दिखाया जाता है, ठीक है। नहीं तो बार बार रुकेगा, ठीक है। तो वो पहले स्टार्टिंग में बफर कर लेता है ताकि वो डेटा कुछ कलेक्ट कर ले 3-4 मिनट का, ताकि आप वहां पे लैग ना हो। तो बफर में क्या होता है, डेटा को पहले कलेक्ट कर दिया था कहीं, उसके बाद वो आपको दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्यों यूज किया जाता है वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो बफर कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे बफर एंड लैचेस डेटा बस में यूज हो रहा है, बफर एंड लैचेस एड्रेस बस में यूज हो रहा है। तो होता क्या है, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वायर्स होते हैं, जिसके जहां से क्या होता है, आपका डेटा एक एक बिट का डेटा, ऐसा एक एक बिट का डेटा यहाँ से आता है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो जो वायर्स है ना, डेटा ऐसा नहीं कि एक साथ आ जाएगा, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई डेटा अटक जाता है, धीरे धीरे आता है, तो उसको पहुंचने में टाइम लगता है। सपोज यहाँ पे 3 बिट आ चुका है, बाकी की 5 बिट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाकी के बिट को या 3 बिट को बफर में स्टोर करेगा, बाकी बिट के लिए वेट करेगा। जब तक 8 बिट नहीं आता तब तक डेटा बफर में स्टोर होते रहेगा। पूरा 8 बिट जब आ जाएगा बफर के अंदर, उसके बाद ये डेटा को अंदर भेजा जाता है। सेम चीज एड्रेस बस में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये बस बफर एंड लैचेस यही काम करते हैं, ऑलराइट। लैच इज अ फ्लिप फ्लॉप, ये क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप ही होते हैं। फ्लिप फ्लॉप यानी कि जो एक बिट का इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है, एक बिट का इंफॉर्मेशन ये स्टोर करते हैं। टू अवॉइड अनइंटेंशनल चेंज इन द इनपुट एंड कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ द आउटपुट, वी कैन यूज ट्राई स्टेट बफर। अब ट्राई स्टेट बफर क्या होता है वो इग्नोर करो, बट समझ लो कि इसके अंदर ट्राई स्टेट बफर होता है लैचेस के साथ, ठीक है। क्यों यूज किया था मैंने बोला, टू अवॉइड अनइंटेंशनल चेंज एंड इन द इनपुट एंड कंट्रोल द अवेलेबिलिटी और आउटपुट, ठीक है।
यानी कि वो जो मैंने बताया आपको कि डेटा जो होता है एक साथ नहीं पहुँचता है, कभी-कभी कुछ डेटा लेट होता है, तो उसको एक साथ सब डेटा भेजने के लिए अगर 3 ही बिट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, राइट? अनइंटेंशनल चेंज हो जाएगा उसके अंदर। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बफर यूज़ किया जाता है, ऑलराइट? वी कैन राइट इनटू लैच बाय इनेबलिंग अ बफर। बफर को इनेबल करके हम लोग लैच के अंदर डेटा को क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर। ऑलराइट गाइस, सो अब नेक्स्ट टॉपिक है 8085 माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम। अभी तक हम लोग ने पढ़ा जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर, अब पढ़ने वाले हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर। उसके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो होता है पिन डायग्राम ऑफ 8085, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टोटल 40 पिंस। ठीक है, टोटल कितना आने वाला है इसके अंदर? 40 पिंस आने वाले हैं, वो हमको डिटेल में पढ़ना है। तो आप बोलोगे यार 40 पिन याद कैसे होंगे? देखो 40 पिन तो उसमें नहीं होते क्योंकि बाकी पिन्स बहुत सारे उसमें रिपीट होते हैं। सब मिला के 26 पिन होते हैं मोस्टली, ठीक है? और इसमें आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको सारे पिन्स याद हो जाएँगे, ठीक है? तो ट्रिक ये रहेगा कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? स्टोरी से आपको सारे पिन आराम से याद हो जाएँगे। आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? 8085 का पिन डायग्राम है, ठीक है? अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको सारे पिन्स याद हो जाएँगे, ऑलराइट? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, X1 और X2 2 भाई होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, ठीक है? बहुत ही गरीब होते हैं, उनके घर-वर कुछ नहीं होता है, तो लोग रेस्ट आउट करेंगे, रीसेट आउट यानी कि बाहर लोग आराम करते होते हैं। अगर बाहर आराम करते हैं उसके बाद 2 और भाई आते हैं, एसओडी और एसआईडी, ये बहुत हरामी होते हैं, ठीक है? ये लोग क्या करते हैं, इन दोनों को किडनैप कर लेते हैं, एक्स-1 एक्स-2 को ट्रैप कर लेते हैं, टीआरएपी यानी ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है? ट्रैप करने के बाद ये लोग उससे फिरौती माँगते हैं कितना, कि भाई तू मेरे को 7.5 करोड़ दे दे, ठीक है? आरएसटी 7.5 यानी कि समझ लो कि पहले उन लोगों ने 7.5 करोड़ माँगा, उसके रिश्वत माँगा या फिरौती माँगा ऐसा समझ लो। वो लोग बोले नहीं भाई मेरे पास इतना नहीं है, फिर उसके बोला कि अच्छा तू मेरे को 6.5 करोड़ दे दे। बोला मेरे पास इतना भी नहीं है, हम लोग तो एकदम गरीब है, बाहर सो रहे थे। बोला अच्छा चल तू 5.5 करोड़ दे दे। तो बोला मेरे पास वो भी नहीं है, ठीक है? तो अब X1 X2 को लगा ये हम लोग को छोड़ेगा नहीं बिना पैसे लिए। तो X1 क्या करता है, एक प्लान बनाता है, वो क्या करता है, वो एसआईडी और एसओडी को इंटरप्ट करता है, यानी कि उसको डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने के बाद उसका ध्यान भटकाने के बाद जो X2 होता है वो क्या करता है, ईंटा लेता है, INTA ईंटा लेता है, ठीक है? INTA मतलब ईंटा लेता है और ईंटा से एसओडी का सर फोड़ देता है। सर फोड़ने के बाद एसओडी मर जाता है, ठीक है? एसओडी मरने के बाद ये लोग भाग जाते हैं। X1 X2 क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। भागते-भागते वो लोग अपना AD0 मतलब अड्डा 0 पे पहुँचते हैं। फिर उसके बाद वहाँ वहाँ से भागते-भागते अड्डा 1 पे पहुँचते हैं। फिर वहाँ से भागते-भागते अड्डा 2 पे, फिर अड्डा 3 पे, अड्डा 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, ऐसे 7-8 अड्डे पे पहुँचते हैं। 8 अड्डे के बाद वो ग्राउंड ग्राउंड यानी कि यहाँ पे देखो इसका दूसरा नेम होता है VSS, ठीक है? तो हम लोग इसको VSS पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, जिसका दूसरा नाम ग्राउंड बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वी मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एक विलेज में पहुँचते हैं जिसका नाम होता है एसएस विलेज, ठीक है? तो एक विलेज में पहुँचते हैं, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 8 घर होते हैं और आठों उस विलेज में क्या होते हैं, 8 घर होते हैं और आठों का जो नंबर होता है वो ऐसा स्टार्ट होता है A8, A9 ऐसा घर का नंबर होता है। A8 से लेके पूरा A15 तक उस घर का नंबर होता है, ठीक है? ऐसे नंबरिंग होता है घर का, ठीक है? जब वो विलेज में पहुँचते हैं तो उनका जो स्टेटस होता है ना वो 0 होता है क्योंकि वो एकदम गरीब होते हैं, तो उनका स्टेटस 0 होता है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, एडमिशन लेते हैं ALE नाम का एक कॉलेज, ठीक है? एएलई नाम के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे वो लोग रीड और राइट करते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, फिर उनका स्टेटस हो जाता है 1, ठीक है? उनका स्टेटस थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। फिर वो थोड़ा इनपुट-आउटपुट लेते हैं एक मैनेजर से, ठीक है? और वो जॉब के लिए रेडी होते हैं, फिर उसके बाद जॉब करने लगते हैं, ठीक है? इनपुट-आउटपुट लेते हैं, थोड़ा एक मैनेजर रहता है, उससे इनपुट लेते हैं उस गाँव में एक मैनेजर होता है, उससे इनपुट थोड़ा उससे बातचीत करते हैं, कैसे जॉब करना है, तो इनपुट-आउटपुट लेते हैं। फिर वो रेडी होते हैं जॉब के लिए, फिर उनको जॉब मिल जाता है। जॉब मिलने के बाद वो घर-वर दे देते हैं एकदम। फिर वो लोग क्या करते हैं, अब वो गरीब थे तो रेस्ट आउट कर रहे थे, मतलब क्या करते थे वो बाहर सोते थे और बाहर आराम करते थे। अब वो रेस्ट इन मतलब उन्होंने घर ले लिया, अब रेस्ट इन करने लगे, ठीक है? फिर इसके बाद क्लॉक आउट यानी कि समय बीतता गया। समय बीतने के बाद उनको 2 लड़की मिली, होल्ड और एचएलडीए, ठीक है? X1 ने होल्ड से शादी कर लिया, एचएलडीए से X2 ने शादी कर लिया और वो जो लड़की थी वो कौन से गाँव की थी? वीसीसी गाँव की थी, ठीक है? तो लड़की का जो गाँव था विलेज वो सीसी गाँव था, ऑलराइट? तो ये थी कहानी, आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको, ये डायग्राम आपके सामने रखना है और आपको ये कहानी दोहराना है और आपको सारे पिन्स याद हो जाएँगे, गारंटी लेता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे और हर एक पिन के बारे में समझते हैं, ऑलराइट? तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला जो पिन है, यानी कि अभी देखो इसको पूरा 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एड्रेस बस है, फिर इसके बाद डेटा बस है जिसको मल्टीप्लेक्स भी बोला जाता है, फिर कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल है, फिर पावर सप्लाई और फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो ऑसिलेटर वाला मैंने समझाया था आपको, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स जो इंटरप्ट्स होते हैं, फिर सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। ये देखो, आपको जो एग्ज़ाम में आएगा तो जो पहले वाला डायग्राम है ना वो बताया था वो एक बनाना है। ये वाला डायग्राम आपको नहीं बनाना है। तो ये डायग्राम आपकी बुक में है तो सिर्फ़ समझने के लिए, यहाँ पे देखोगे तो जो एड्रेस
एड्रेस बस है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाई ऑर्डर एड्रेस बस, वो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये समझ लो कि क्या होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से A8 से A15 होता है, वो एड्रेस बस होता है। फिर इसके बाद मल्टीप्लस एड्रेस एंड डेटा बस, यानी कि ये एड्रेस एंड डेटा दोनों कैरी करता है, इसलिए दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है। डेटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शन होता है, ये आपको पता है, तो इसलिए दोनों डायरेक्शन में एरो बनाया। और ये कहाँ से होता है, AD0 से लेके AD7, याद है अपना अड्डा 0 से अड्डा 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, फिर इसके बाद एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, यानी कि कुछ ये आपके इंटरप्ट्स रहेंगे, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट्स है, ये वाले, ये भी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल जो होते हैं उसी के अंदर आते हैं। फिर इसके कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स होते हैं कुछ, फिर यहाँ पे रीसेट आउट और क्लॉक आउट सिग्नल होते हैं। फिर यहाँ पे आपका +5 वोल्ट का होता है, फिर एक ग्राउंड होता है, फिर यहाँ पे ऑसिलेटर होता है जिससे क्लॉक सिग्नल निकलती है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम नहीं बनाना है, फिर सिर्फ आपको समझने के लिए दिया है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला है आपका एड्रेस बस, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है आपको। तो पिन में क्या होता है, एड्रेस बस। पिन में आपका एड्रेस बस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैंने बताया गाँव के जो घर के एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A8 से लेके A15 तक पूरा एड्रेस है। ये कितने पिन्स हुए, 8 पिन्स हुए। A8 से A15 तक कितने, 8 पिन होते हैं। अब बोलोगे एड्रेस तो 16 बिट का होता है, तो ये 8 ही बिट जनरेट करेगा, बाकी बाकी जो बिट्स है वो कैसे जाएंगे। तो जो बाकी बिट्स होते हैं ना, आप यहाँ पे देखो, ये होता है एड्रेस एंड डेटा बस। तो बाकी के जो डेटा होता है ना, यहाँ से जाता है, ठीक है। बाकी का डेटा जो है 8 बिट, बाकी का जो 16 बिट में से 8 बिट बचा एड्रेस का, वो यहाँ से जाता है। तो ये जो एड्रेस एंड डेटा बस है, ये एड्रेस का भी काम करता है और डेटा का भी काम करता है, दोनों दो काम करता है, इसलिए इसको मल्टीप्लेक्स बोलते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो मैंने समझा है वही है। 8085 हैज 8 सिग्नल लाइंस A15 टू A8, ठीक है। इसको एड्रेस बस जो होता है वो 8 से A15 तक होता है, विच आर यूनिडायरेक्शनल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एड्रेस बस होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड यूज एज अ हाई ऑर्डर एड्रेस बस। अब हाई ऑर्डर क्या होता है, हाई ऑर्डर यानी कि अगर ये 16 बिट्स है, ठीक है, 16 बिट्स होगा, उसमें से जो पहले 8 बिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो पहले 8 बिट्स होंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये दूसरे 8 बिट होंगे। तो हाई ऑर्डर मतलब ये होता है, आपने पढ़ा है एच और एल वाला, याद है। तो उसमें ये वाला होता था एज अ हाई ऑर्डर बाइट यूज होता था, ये लो ऑर्डर बाइट यूज होता था, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है सेम। तो यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर और इसको बोलते हैं लो ऑर्डर बिट्स, ठीक है। तो ये लो ऑर्डर बिट्स को कैरी करने का काम कौन करता है, ये एड्रेस एंड डेटा बस। और ये जो हाई ऑर्डर्स बिट्स होते हैं उनको कैरी, इनको कौन ले जाने का काम करता है, वो करता है एड्रेस बस, ठीक है। तो एड्रेस बस क्या करता है, हाई ऑर्डर एड्रेस बस होता है जो हाई ऑर्डर बिट्स को ले जाने का काम करता है, ठीक है। यानी कि जो पहले बिट्स होते हैं वो, और बाकी के जो नीचे होते हैं वो लोअर ऑर्डर, किसको कौन ले जाता है, एड्रेस एंड डेटा बस, ठीक है। आई होप आपको समझ गया। उसके बाद है मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। ये कहाँ होता है, ये वाला जो अड्डा अपना था, AD0 से लेके AD7 तक, ठीक है। ये आपका होता है क्या, एड्रेस एंड डेटा बस बोलते हैं, लेकिन इसके आगे मल्टीप्लेक्स भी लगाया है। इसका मल्टीप्लेक्स क्यों लगाया है, सिंपल सा रीजन है, क्योंकि भाई ये दो दो काम करता है, ठीक है। ये एड्रेस का भी काम करता है और डेटा बस का भी काम करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया मल्टीप्लेक्स, ठीक है। अब देखो इसमें सिग्नल लाइंस कहाँ से होती हैं, AD7 से लेके AD0 तक, AD7 से लेके या फिर AD0 से लेके AD7 तक, ये थी सिग्नल लाइंस, और ये होते हैं बाई डायरेक्शनल। मैंने आपको बताया था डेटा बस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि उसको डेटा माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या फिर पेरिफेरल डिवाइस तक ले जाना होता है, या पेरिफेरल मेमोरी से लेके माइक्रो प्रोसेसर लेके जाना पड़ता है, इसलिए इसको ये बाई डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये डेटा बस है, ठीक है। ओके, और ये क्या करता है, दे आर यूज्ड एज अ लोअर ऑर्डर एड्रेस बस एज वेल एज डेटा बस, ठीक है। ये क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, यानी कि जो लोअर बिट्स होती हैं उनको कैरी करने का काम कौन करता है, जो लोअर बिट्स होती हैं एड्रेस में उनको कैरी करने का काम ये करता है। और एज वेल एज ये क्या करता है, डेटा बस का भी काम करता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही काम करेगा, एट ए टाइम एड्रेस बस बनेगा या फिर डेटा बस बनेगा, एट ए टाइम एक ही, ऐसे नहीं दोनों साथ में करेगा, ठीक है। यूज फॉर ड्यूल पर्पस, दो दो काम के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको मल्टीप्लेक्स कहा जाता है, ये एग्जाम में आता है कभी कभी, ठीक है। In executing an instruction during the earlier part of the cycle, these lines are used as a low order address bus. जब इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाता है एग्जीक्यूट करना, यानी कि जब, याद है फंक्शन, माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शन क्या होता है, पहले वो डेटा को फेच करता है, फिर इसको डिकोड करता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। जब वो डेटा को फेच करता है उस टाइम पे, फेच के पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को सेंड करता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस जब सेंड करता है उस समय ये जो होता है ना, काम करता है एड्रेस बस का, ठीक है। और ये जो लो ऑर्डर एड्रेस होता है उसको ले जाने का काम करता है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द साइकिल, उसके बाद में जब डेटा को कैरी करने का काम होता है, तो ये डेटा बस का काम करता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और एक चीज, दिस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग बस, ये आपको पता है क्यों, क्योंकि दो दो काम कर रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लेक्स का नाम दे दिया गया, ठीक है। ओके, अब एक और चीज मैं बता दूं, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, इसको डिफरेंशिएट कब करेंगे, कि कब ये एड्रेस बस का काम कर रहा है, जो डेटा लेके जा रहा है, जो इसके अंदर डेटा जा रहा है 8 बिट का। अब 8 बिट का डेटा है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये भाई एड्रेस है कि डेटा है, ठीक है, क्योंकि डेटा भी 8 बिट का होता है और ये 8 बिट कैरी भी कर रहा है।
तो कैसे पता चलेगा कि ये डेटा कैरी कर रहा है या एड्रेस कैरी कर रहा है? तो उसके लिए यूज़ होता है एक सिग्नल जिसका नाम है ALE, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है? जब ALE एक्टिवेट होता है, इनेबल होता है, तो यानी कि उस टाइम पे वो एड्रेस लेके जा रहा है, ठीक है? अगर एड्रेस एंड डेटा बस क्या आ रहा है? डेटा लेके जा रहा है, ठीक है? उसको पूछोगे भाई क्या लेके जा रहा है? तो तुम पहले चेक करोगे ALE में क्या है? 1 है, अगर ALE इनेबल है तो बोले ओह! ये तो एड्रेस लेके जा रहा है। अगर ALE डिसेबल है तो वो क्या बोलेगा? डेटा लेके जा रहा है, ठीक है? 808 है 8085 हैज़ अ स्पेशल सिग्नल कॉल्ड ALE, एड्रेस लैच इनेबल, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल, फॉर इन्फॉर्मिंग द पेरिफेरल व्हेन द एड्रेस डेटा बस इज सेंडिंग एन एड्रेस एंड व्हेन इट इज फंक्शनिंग एज अ डेटा बस, ठीक है? ये इन्फॉर्म करता है किसको? पेरिफेरल डिवाइस या मेमोरी को इन्फॉर्म करता है, भाई साहब मैं जो लेके जा रहा हूँ ये एड्रेस है, मैं जो लेके जा रहा हूँ ये डेटा है। वो कैसे डिफरेंशिएट होता है? जब ALE इनेबल होता है, ठीक है? ये आगे भी पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल दूसरा आ गया है ये, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। इसके अंदर क्या कहता है? S1 RD WR ALE AS0, ठीक है? ये सारे आते हैं किसके अंदर? कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल, जिसके अंदर ALE भी आता है, ठीक है? तो पढ़ लेते हैं पहले ALE, ठीक है? ALE मैंने बताया आपको ऑलरेडी, दिस इज एड्रेस लैच इनेबल, इसका फुल फॉर्म है एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है? दिस दिस इज पॉजिटिव पल्स जनरेटेड एवरी टाइम द 808 बिगिन इन द ऑपरेशन। जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जब कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके पहले ये जब इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था एग्जीक्यूट करना, तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है एज अ, ये तब इनेबल हो जाता है, ये जो ALE है ना, ये इनेबल हो जाता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है कि मैं अब एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि भाई ये जो एड्रेस एंड डेटा बस है, ये क्या लेके जा रहा है? अभी एड्रेस लेके जा रहा है, ठीक है? तो दिस इंडिकेट दैट द बिट्स इन 80 टू 87 आर एड्रेस बिट्स। तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्या जा रहा है? ये क्या है? एड्रेस बिट्स है, ठीक है? वो डेटा बिट्स, डेटा की बिट्स नहीं है। दिस सिग्नल इज यूज्ड टू सेपरेट द एड्रेस बिट्स, ठीक है? इससे पता चलता है कि एड्रेस बिट्स कौन सी है और डेटा बिट्स कौन सी है, ठीक है? नेक्स्ट इज RD, ठीक है? RD मतलब रीड, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता है, ठीक है? ये क्या है? देखो RD के ऊपर बार लगा है, बार लगा, इसका मतलब क्या है? ये एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है? जिसके ऊपर बार लगा रहता है उसको बोलते हैं एक्टिव लो सिग्नल, और इसको बोलते हैं रीड कंट्रोल सिग्नल ही बोल सकते हो आप। RD मतलब रीड होता है, कंट्रोल सिग्नल। अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये इंडिकेट करता है कि ये डेटा को रीड करेगा, कहाँ से? ये रीड करेगा मेमोरी से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से, और वो डेटा को क्या करेगा? रीड करके क्या करेगा? उसको उठा के डेटा बस में डंप कर देगा, उसको उठा के कहाँ पे डाल देगा? डेटा बस के अंदर। दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द सिलेक्टेड इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड, जो सिलेक्टेड में इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस को रीड करना है, और डेटा इज अवेलेबल ऑन डेटा बस। उसके बाद जो डेटा रीड किया उसको डेटा बस में डाल देना है, यही इसका पर्पस है, इसकी जिंदगी का मकसद यही है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका राइट। अब राइट भी पढ़ चुके हैं, वापस बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। दिस इज राइट कंट्रोल सिग्नल, एक्टिव लो सिग्नल। ये क्या करता है? जो डेटा बस में आपने रीड करके डेटा रखा है उसको क्या करता है? वापस मेमोरी में रखना है या फिर आउटपुट डिवाइस में शो करना है, उसका काम करता है। दिस इंडिकेट दैट द डेटा ऑन डेटा बस इज टू बी रिटन इनटू सिलेक्टेड मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट लोकेशन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे IOM, ठीक है? IOM मतलब इनपुट आउटपुट, M मतलब मेमोरी। अब ये क्या काम करता है? ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करने का काम करता है कि भाई साहब जो तुम डेटा डेटा बस से राइट करने वाले हो किसके अंदर? मेमोरी में या इनपुट आउटपुट में, वो आपको कैसे पता चलेगा कि मेमोरी में करना है कि इनपुट आउटपुट लोकेशन में करना है? तो वो किससे पता चलता है? इससे पता चलता है, ठीक है? अब देखो ये पिन एक्टिवेट कब होता है? ये सिग्नल एक्टिवेट कब होता है? जब इसके अंदर 1 आता है। जब इसके अंदर 1 आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो ये 1 आएगा तो ये इनपुट आउटपुट 1 रहेगा, और मेमोरी में जब यहाँ पे 1 आएगा तो इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1, और जिसके ऊपर बार लगा तो ये उल्टा हो जाता है 0। तो यहाँ पे देखोगे तो जो इनपुट आउटपुट है वो एक्टिवेट है और मेमोरी क्या है? डीएक्टिवेट है, ठीक है? अब अगर सपोज यहाँ पे तुम्हारा आता है 0, अगर वैल्यू 0 आता है इसके अंदर, इस सिग्नल इसके अंदर पिन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? ये 0 होगा और यहाँ पे बार 0 होगा, ठीक है? अब कौन सा सिग्नल एक्टिवेट होगा? तो ये तो 0 रहेगा और ये 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। तो यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट जो है वो डिसेबल रहेगा और मेमोरी इस समय एक्टिव रहेगा। ये ध्यान से ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, ये आगे काम आएगा। दिस इज स्टेटस सिग्नल यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी ऑपरेशन, ठीक है? ये क्या बताता है? ये स्टेटस सिग्नल है। याद है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ठीक है? तो ये स्टेटस सिग्नल क्या बताता है कि भाई डिफरेंशिएट करता है कि तुमको डेटा कहाँ से रीड करना है, इनपुट आउटपुट से या मेमोरी में? डेटा कहाँ पे राइट करना है, इनपुट आउटपुट में या मेमोरी में? तो जो भी यहाँ पे इन दोनों में एक्टिवेट रहेगा, अगर इनपुट आउटपुट एक्टिवेट रहेगा तो क्या करेगा? इनपुट आउटपुट में रीड या राइट करना है। अगर मेमोरी एक्टिवेट रहेगा तो मेमोरी में रीड राइट करना है, ठीक है? तो ये वही उसके अंदर का ये करता है, डिफरेंशिएट करता है। व्हेन इट इज हाई, ये बोल रहा है कि जब ये हाई होता है, ठीक है? हाई मतलब वो वाला हाई नहीं, मतलब ये इनेबल होता है तब। इट इंडिकेट दैट द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, तो बोलता है कि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, यानी कि उसके अंदर डेटा सेव करना है, रीड या राइट करना है, ठीक है? जब देखो मैंने बोला कि हाई हाई मतलब इसमें 1 आता है, तो
इसके अंदर 1 आता है तो ये बोलता है कि इनपुट आउटपुट क्या होता है आपका एक्टिवेट है, उसके अंदर जो करना है कर लो। अगर ये लो होता है मतलब इसके अंदर 0 आता है, ठीक है? तो मेमोरी एक्टिवेट होता है, तो मेमोरी ऑपरेशन होता है, ठीक है? मेमोरी ऑपरेशन मतलब उसके अंदर रीड राइट होता है। ऑलराइट, आई होप आई क्लियर हो गया, ठीक है? पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्टेटस सिग्नल S0 टू S1, ये दो है, यानी कि S0 और S1, ठीक है? ये क्या होता है, ये भी स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, इसका नाम ही S0 है तो इसको स्टेटस सिग्नल लिख के आ जाना। दे कैन आइडेंटिफाई वेरियस ऑपरेशन, अब इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस हमको देखने पड़ेंगे, एक टेबल। तो देखो ये टेबल से हमको पता चलेगा कि ये स्टेटस सिग्नल करता क्या है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये स्टेटस सिग्नल है, दिख रहा है? यहाँ पे S1 और S0, ठीक है? अब देखो ये S1 का मतलब होता है यहाँ पे रीड होता है और S0 का मतलब होता है राइट, याद रखना। जब S1 एक्टिव होगा तो यानी कि आपको करना है रीड, जब S0 एक्टिव रहेगा तो आपको करना है राइट, ठीक है? ये याद रखना। अब देखो ये आइडेंटिफाई करता है कि किसमें रीड एंड राइट करना है, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि इस स्टेटस सिग्नल के ऊपर। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये अपना इनपुट आउटपुट मेमोरी वाला ये वाला स्टेटस सिग्नल है, ये अगर लो रहेगा यानी कि ये 0 रहेगा, बट S1 अगर S1 0 रहेगा बट S0 जो अगर रहेगा 1 रहेगा, यानी कि अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब अगर यहाँ पे लो आया है, ठीक है, ये 0 रहेगा तो इसका मतलब कौन एक्टिवेट होगा, मैंने बताया था ये मेमोरी एक्टिवेट होगा, ठीक है? मेमोरी एक्टिवेट है तो यहाँ पे लिखना है आपको मेमोरी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो इस S1 मतलब मैंने क्या बोला 0 यानी कि रीड होगा, ठीक है? S1 0 है यानी कि ये रीड 0 है, यानी कि ये क्या है, लो है, बट यहाँ पे राइट एक्टिव है तो यहाँ पे आपको लिखना है मेमोरी राइट। क्या क्या एक्टिव है, यहाँ पे मेमोरी एक्टिव है और S0 यानी कि राइट एक्टिव है तो यहाँ पे लिखना है मेमोरी राइट, यानी कि मशीन साइकिल में अब क्या होगा, मेमोरी में राइट हो रहा है, ठीक है? मतलब ये S0 और S1 क्या बताता है कि मेमोरी में अब रीड होगा कि राइट होगा, वो डिफरेंशिएट कर रहा है। इनपुट आउटपुट और मेमोरी का डिफरेंशिएट करना है कि किसमें ऑपरेशन होगा, इनपुट आउटपुट में होगा कि मेमोरी में होगा। लेकिन अब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनपुट आउटपुट में होगा, लेकिन इनपुट आउटपुट में क्या होगा, रीड होगा कि राइट होगा, वो कैसे पता चलेगा आपको, S1 और S0 से पता चलेगा, ठीक है? तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे क्या है आपका एस, यहाँ पे ये क्या है, 0 है, ठीक है? ये 0 है तो मतलब क्या होगा, आपका मेमोरी एक्टिव रहेगा, तो यहाँ पे मेमोरी लिख दिया। उसके बाद S1 यहाँ पे एक्टिव है तो यहाँ पे S1 मतलब क्या मैंने बताया था, रीड, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूज, ये रीड होगा और ये राइट होगा, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, S1 एक्टिव है तो यहाँ पे आपने लिख दिया रीड, और S0 लो है तो यहाँ पे राइट नहीं लिखना है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला 1 एक्टिव है इनपुट आउटपुट में, और मेमोरी में 1 एक्टिव है यानी कि आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिख दिया मशीन साइकिल में। और यहाँ पे देखो आपका रीड यहाँ पे अभी क्या है, फिलहाल के लिए रीड लो है तो हम छोड़ देना है इसको। उसके बाद राइट क्या है, यहाँ पे एक्टिव है तो यहाँ पे हम लोग राइट, इनपुट आउटपुट राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 एक्टिव है यानी कि इनपुट आउटपुट यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे S1 भी एक्टिव है यानी कि S1 एक्टिव है यानी कि आपको करना है रीड, यहाँ पे S0 डीएक्टिव है, यहाँ मतलब राइट नहीं है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो आपका इनपुट आउटपुट और मेमोरी लो है मतलब मेमोरी एक्टिव रहेगा, ठीक है? मेमोरी में आप यहाँ पे एक्टिव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे S1 एक्टिव है और S2 दोनों एक्टिव है, मतलब आपको क्या करना है, मेमोरी के अंदर रीड राइट करना है, ठीक है? मेमोरी के अंदर रीड राइट, बट यहाँ पे बोलोगे ओपी कोड फेच कर बोला है, तो यहाँ पे मतलब इसका हो गया, देखो जो ऑपरेशन कोड होता है जब इंस्ट्रक्शन रन होता है तो उसमें भी क्या होता है, डेटा कहाँ से फेच होता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से फेच होता है, मेमोरी से फेच होता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे लिख दिया है ऑपरेशन कोड फेच, ठीक है? तो ऑपरेशन कोड मेमोरी से फेच होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है ओपी कोड फेच, ओपी मतलब ऑपरेशन, ठीक है? ओपी मतलब अलग वो वाला ओपी नहीं, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 एक्ट, यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी में ये वाला एक्टिव है तो यहाँ पे मतलब होगा इनपुट आउटपुट, ठीक है? उसके बाद ये दोनों एक्टिव है यानी कि आपका इनपुट आउटपुट में क्या होगा, रीड एंड राइट होगा, ठीक है? तो ये जो अगर तीनों एक्टिव है ना, उसके लिए यूज होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है? इसके लिए यूज होता है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, अगर तीनों एक्टिव रहेगा तो, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा या जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो इनपुट आउटपुट और मेमोरी के अंदर ही फ्लो होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो ये तीनों नहीं लिखोगे आई थिंक तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऑलराइट। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है स्टेट कंडीशन, 3 स्टेट कंडीशन होता है, बट समझने की जरूरत नहीं है इसको, सब समझ लो, सिर्फ समझ लो कि इसका होता है ट्राई स्टेट बोल सकते हैं या 3 स्टेट कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसको समझो, इसका मतलब ये दोनों 0 है यानी कि रीड राइट कुछ नहीं होगा, यानी कि सब कुछ हॉल्ट पे डाल दिया गया है, इनपुट आउटपुट सब कुछ हॉल्ट पे डाल दिया गया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मतलब अनयूज्ड, मतलब अब तुम्हारा पूरा सब कुछ जो भी पिन्स है अनयूज्ड है, ठीक है? अब इनपुट आउटपुट सब कुछ क्या हो रहा है, अनयूज्ड, रीड राइट कुछ नहीं करना है। रीड राइट कुछ नहीं करना है मतलब होल्ड पे चले गया। उसके बाद नेक्स्ट इसका मतलब क्या हो गया, सब कुछ रीसेट होने वाला है। देखो रीसेट जब होता है उसके पहले सब कुछ क्या होता है, होल्ड पे डाल दिया जाता है, ठीक है? तो ये है आपका स्टेटस सिग्नल। इसका मतलब क्या होता है, स्टेटस सिग्नल आपको बताता है कि कब आपको मेमोरी या फिर मेमोरी में कब रीड करना है, राइट करना है, और कब इनपुट आउटपुट में रीड राइट करना है, उस वो कौन डिसाइड करता है, ये स्टेटस सिग्नल। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ गया। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट इज पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। पावर सप्लाई में आप देखोगे तो यहाँ पे वीसीसी और यहाँ पे ग्राउंड, ये दो पावर सप्लाई जाते हैं। तो वीसीसी यानी कि ये प्लस पावर सप्लाई है, ये प्लस पावर सप्लाई जो इसकी गर्लफ्रेंड का यानी कि जिससे शादी किया था इन्होंने, उनका गांव था, राइट। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड रेफरेंस है, यानी कि हर मतलब जो भी चीज़ है उसके अंदर ग्राउंड दिया जाता है, जिसको बोलते हैं वीएसएस। आप वीएसएस भी लिख सकते हो या जीएनडी भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है X1 X2, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। इस X1 X2 दो पिन होता है, इसके बीच में लगा जाता है ऑसिलेटर, ठीक है, जो क्या करता है, ऑसिलेट करता है, जिससे 6 मेगाहर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, ठीक है। 6 मेगाहर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, जिसको बाद में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी इज इंटरनली डिवाइड बाय 2, जो बन जाता है, अगर 6 मेगाहर्ट्ज को डिवाइड करेंगे तो 3 मेगाहर्ट्ज बन जाएगा, ठीक है। तो जो सिस्टम होता है वो कितने मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, 6 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कर सॉरी 3 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है आपका, ऑलराइट। तो X1 X2 याद है आपको, क्लॉक सिग्नल भेजने के लिए काम आता था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है अपना, क्लॉक आउट सिग्नल है, ठीक है। क्लॉक आउट सिग्नल क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लॉक सिग्नल्स क्या करते हैं। क्लॉक सिग्नल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लॉक आउट सिग्नल है। दिस इज क्लॉक आउट सिग्नल, दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड एज अ सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस। ये क्यों होता है, याद है, मैंने यहाँ बताया था आपको कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, वो थोड़ा स्लो, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर फास्ट होता है। जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं या मेमोरी होती है, वो स्लो होते हैं, तो उनके बीच में सिंक करने का काम, ठीक है, कौन करता है, क्लॉक आउट सिग्नल करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, यानी कि इंटरप्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो 5 इंटरप्ट्स होते हैं, जैसे आईएनटीआर हो गया, ठीक है, आईएनटीआर है। उसके बाद आरएसटी 5.5, 6.5, 7.5। उसके बाद ट्रैप है, ठीक है। तो दिस सिग्नल कैन बी यूज एज अ इंटरप्ट। मैंने आपको इंटरप्ट का एग्जांपल बताया था कि आप पबजी खेल रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपकी मम्मी ने बोला धनिया लेके आओ, तो वो क्या हो गया, एक इंटरप्ट हो गया, ठीक है। तो पहला इंटरप्ट देखते हैं आईएनटीआर। जो इंटरप्ट है, इसका जो वैल्यू है ना बहुत कम है, मतलब इसको आप इग्नोर कर सकते हो। मतलब सपोज जो आप पबजी खेल रहे हो, आपकी बहन ने आया, वो कुछ काम दे दिया, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, उसको भगा दोगे, ऐसा बोलोगे नहीं करना है, ठीक है। तो बट आपकी मम्मी या पापा आए तो उनको इग्नोर करना डिफिकल्ट होगा, तो वो आता है ट्रैप्स, ठीक है, ट्रैप इंटरप्ट, जो जिसको इग्नोर कर आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इंटरप्ट जो है आपका है 7 आरएसटी 7.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 5.5, यानी कि ये तीनों, ठीक है। इसका मतलब होता है रीस्टार्ट, ठीक है। और रीस्टार्ट और रीसेट में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रीसेट यानी कि पूरा का पूरा, जो हमने पढ़ा था कि जो पूरा क्या होता है, रीसेट हो जाता है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम काउंटर है सब भी सब रीसेट हो जाता है, राइट। सब कुछ, सब काम वापस स्टार्ट होता है, यानी कि जब आप अपना मोबाइल रीसेट कर देते हो। रीस्टार्ट यानी कि जब आपको रीसेट करते हो अपना मोबाइल, तो क्या होता है, सब डेटा उड़ जाता है, राइट। तो बट रीस्टार्ट करते हो तो डेटा उड़ता नहीं है, राइट। रीस्टार्ट करते हो तो यानी कि क्या होता है कि वो सिर्फ आपके सारे प्रोग्राम बंद करके दूसरा काम स्टार्ट करता है, यानी कि आपको प्रोग्राम को रीबूट करता है, सिर्फ आपके फोन को रीबूट करता है, तो वही काम है यहाँ पे रीसेट का। तो दीज आर द रीसेट इंटरप्ट्स, दीज आर वेक्टर इंटरप्ट एंड ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू स्पेसिफिक। अब इसको वेक्टर इंटरप्ट क्यों बोला गया, वेक्टर इंटरप्ट आपके एग्जाम में आता है। वेक्टर इंटरप्ट यानी कि ये क्या करता है, जब ये इंटरप्ट आता है तो ये माइक्रो प्रोसेसर को बोलता है कि ये ले मेमोरी, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको जाके रन कर, ठीक है। तो वेक्टर इंटरप्ट मतलब जिस इंटरप्ट के साथ साथ मेमोरी लोकेशन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं वेक्टर इंटरप्ट। क्या करता है ये, ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को बोलता है भाई जा तू टू ए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, किसी लोकेशन में भेजता है, ओके, फॉर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन। दे हैव हायर प्रायोरिटी देन आईएनटीआर, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है आईएनटीआर से, यानी कि जो आईएनटीआर है वो आप समझ लो आपकी बहन है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आरएसटी समझ लो आपकी मम्मी है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किससे, आपके आपकी मम्मी की प्रायोरिटी ज्यादा है आपकी बहन से, राइट। उनके अगर वो आपको कुछ बोलेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अमंग दीज थ्री द प्रायोरिटी ऑर्डर इज 7.5, 6.5, 5.5, यानी कि इसका प्रायोरिटी का जो ऑर्डर है 7.5 का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 6.5 का उससे कम होता है, 5.5 का उससे कम होता है। यानी कि अगर 7.5 का पहले आया, 7.5 और 6.5 दोनों का इंटरप्ट आया, तो पहले किसका लेगा, इसका, इसको इग्नोर कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट इंटरप्ट इज ट्रैप, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। आप समझो ये कौन है, ये आपके पप्पा है, ठीक है, इनको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये इंटरप्ट आता है तो इनको इग्नोर करना बहुत डिफिकल्ट है। ट्रैप, दिस इज द नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल यानी कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आया तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर को ट्रैप इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर को सब काम धंधा छोड़ के ट्रैप इंटरप्ट का जो काम रहेगा वो करके देना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, यानी कि आईएनटीए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज आईएनटीए। आईएनटीए यानी कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि सपोज आप पबजी खेल रहे हो, अगर आपने आपकी मम्मी ने बोला धनिया लाने को, तो उस टाइम पे आप अपनी मम्मी को बोलोगे ना कि आप लाओगे कि नहीं लाओगे, वो क्या हो गया, आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया, आप कंफर्म कर रहे हो कि लाओगे कि नहीं। वैसे ही जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं उनको एक्नॉलेज करता है। मोस्टली क्या होता है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इंटरप्ट सिग्नल भेजते हैं, तो उनको एक्नॉलेजमेंट कैसे करता है, कौन करता है,
इसके थ्रू, INTA के थ्रू करता है। ओके, द माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेजेस एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट बाय द INTA सिग्नल, ठीक है। इन एडिशन टू द इंटरप्ट्स 3 पिन्स रीसेट, होल्ड एंड रेडी एक्सेप्ट द एक्सटर्नली इनिशिएट सिग्नल एज इनपुट, ठीक है। इंटरप्ट्स के अलावा जो 3 पिन है रीसेट, होल्ड और रेडी, ये भी क्या करते हैं, एक्सटर्नली इनिशिएट इनपुट्स लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी देख लेते हैं अपना जो रेडी सिग्नल है वो, ठीक है। तो देखो रेडी सिग्नल ना ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, स्लो, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं या मेमोरी होता है वो स्लो होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सिंक करने के लिए, इन दोनों के बीच में सिंक करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है क्या, रेडी सिग्नल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इफ द सिग्नल एट दिस रेडी पिन इज लो, और रेडी रेडी का एक्टिव लो सिग्नल है, ठीक है, इसके अंदर इसके ऊपर भी बार रहेगा। अगर इसमें जीरो आता है तो ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, वेट स्टेट में चले जाता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर वेट करने लगता है। वेट क्यों करता है, दिस सिग्नल इज यूज्ड प्राइमरली टू सिंक्रोनाइज स्लोअर पेरिफेरल विद द माइक्रो प्रोसेसर। मैंने आपको बोला माइक जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं। सपोज उसने कुछ भेजा, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस नहीं, यानी मैंने कुछ इनपुट किया, सपोज यहाँ पे इनपुट किया 3+4, बट ये डेटा पहुंचने में थोड़ा टाइम जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास, तो उस समय मैं रेडी सिग्नल भेजूंगा कि भाई माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा वेट कर लो, मेरे पास ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आ रहा है आपको प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर चले जाएगा वेट स्टेट में और वेट करेगा जब तक वो डेटा नहीं आ जाता, ठीक है। ऐसे आपका पेरिफेरल डिवाइस और माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं, दोनों सिंक करते हैं एक साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज होल्ड, ठीक है। होल्ड क्या करता है, होल्ड के लिए मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे, ठीक है। होल्ड में आपको ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको बहुत बार बताया। देखो जब डेटा आपको भेजना होता है, अगर सपोज मुझे कोई डेटा मेमोरी में सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डेटा भेजूंगा पहले माइक्रो प्रोसेसर के पास, फिर माइक्रो प्रोसेसर से वो डेटा आएगा किसके पास, मेमोरी में। और मुझे इतना करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ डेटा आउटपुट मतलब डिस्प्ले करना है मेमोरी से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वो डेटा मेमोरी से उठा के माइक्रो प्रोसेसर के पास भेजना पड़ेगा, फिर माइक्रो प्रोसेसर से वो डेटा को आउटपुट डिवाइस पे भेजना पड़ेगा। तो ये ऐसा लंबा पूरा रूट तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू अवॉइड दिस यहाँ पे होल्ड सिग्नल यूज करेंगे, ठीक है। तो होल्ड सिग्नल से क्या होगा, इसका जो पूरा कंट्रोल है ना, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ये हमेशा बस का कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर अपने पास रखता है। तो क्या करेगा, जैसे ही होल्ड सिग्नल एक्टिवेट होगा तो माइक्रो प्रोसेसर इसको क्या करेगा, इसका कंट्रोल छोड़ देगा थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। और बोलेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस तुम खुद से कम्युनिकेट कर लो। अब देखो अगर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ से अब इनपुट आउटपुट डिवाइस को ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेटा भेजना पड़ेगा, अगर मेमोरी में सेव करना है, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ डेटा भेजेंगे, ठीक है। अगर मुझे कुछ डेटा सेव करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से सेव करूंगा मेमोरी में, तो मेरा पाथ देखो यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक है। और मुझे कुछ डिस्प्ले करना है तो मैं मेमोरी से डायरेक्टली यहाँ से डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो होल्ड सिग्नल यूज होता है इसके लिए। ऑलराइट, ये समझ गया आपको। व्हेन अ होल्ड पिन इज एक्टिवेटेड बाय अ एक्सटर्नल सिग्नल, ठीक है। एक्सटर्नल सिग्नल मतलब कौन, पेरिफेरल डिवाइस क्या करेगा, वहां से होल्ड सिग्नल भेजेगा, भाई होल्ड। माइक्रो प्रोसेसर को बोलेगा तुम इसका जो बस का है उसका कंट्रोल रिलीज कर दो। तो माइक्रो प्रोसेसर रिलीजेस द कंट्रोल ऑफ बसेस, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, बस का कंट्रोल रिलीज कर देता है, एंड अलाउ द एक्सटर्नल पेरिफेरल टू यूज देम, और पेरिफेरल को पूरा कंट्रोल देता है कि तू यूज कर खुद से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होल्ड सिग्नल इज यूज टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। होल्ड सिग्नल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मेमोरी है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फटाफट। अब एचएलडीए, अब देखो होल्ड का भाई, एचएलडीए होल्ड का ही भाई है, ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग होल्ड सिग्नल भेजते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर एचएलडीए सिग्नल भेजता है इसको, पेरिफेरल को, पेरिफेरल डिवाइस यानी कि कीबोर्ड या माउस से हम लोग होल्ड सिग्नल भेजते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो ये माइक्रो प्रोसेसर उसको कंफर्मेशन भेजता है, हाँ भाई मैं होल्ड कर, मतलब मैं क्या करता हूँ, रिलीज कर रहा हूँ बसेस का कंट्रोल, तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेजता है एचएलडीए, ठीक है। दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट, माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेज द होल्ड रिक्वेस्ट बाई एचएलडीए, ठीक है। वो कंफर्म करता है किसके थ्रू, एचएलडीए के थ्रू। नेक्स्ट इज रीसेट इन, ठीक है। रीसेट इन मतलब ये वाला रीसेट इन, इसका क्या काम है, व्हेन द सिग्नल ऑन दिस पिन गोज लो, ठीक है। ये भी क्या है, देखो ये क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है, यानी कि ये एक्टिवेट कब होगा, जिसके अंदर जीरो आएगा। द प्रोग्राम काउंट इज सेट टू जीरो, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो प्रोग्राम काउंटर और सब कुछ है, जैसे आप फोन आप रीसेट करते हो सब डेटा वेटा सब उड़ जाता है, वैसे ये प्रोग्राम काउंटर इज सेट टू जीरो, द बसेस आर ट्रांस स्टेटेड एंड एमपीयू इज रीसेट, सब कुछ रीसेट हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर जीरो पे चले जाता है, याद है हम लोग पढ़े थे। फिर रीसेट आउट, ठीक है, ये क्या करता है, दिस सिग्नल इंडिकेट दैट द एमपीयू इज बीइंग रीसेट, ये बताता है कि भाई आपका जो एमपीयू है ये रीसेट इन, मतलब इसमें सिग्नल आता है कि अब जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको पूरा क्या करना है, रीसेट करना है। रीसेट आउट क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है पेरिफेरल डिवाइस को कि भाई तुम लोग अपना काम बंद कर दो, क्योंकि अब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो रीसेट होने वाला है, ठीक है। दिस सिग्नल कैन बी यूज टू रीसेट अदर डिवाइसेज यानी कि पेरिफेरल डिवाइस और जो आपका मेमोरी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद सीरियल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, सीरियल इनपुट और इनपुट पोर्ट यानी कि ये दो दो भाई होते हैं, एसओडी और एसआईडी। एसआईडी यानी कि एसआईडी यानी सीरियल इनपुट डेटा, और एसओडी मतलब सीरियल आउटपुट डेटा। अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम सिमिलर टू ये जो
एड्रेस और डेटा बस होता है सेम उसके, सो जो डेटा बस होता है उसके साथ है। तो डेटा बस में क्या होता था, हम लोग एक साथ 8 बिट एक पैरेलली भेजते थे, ठीक है। डेटा बस में हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली 8 बिट एक साथ भेजेंगे, बट एसआईडीओ में क्या होता है, एक एक करके भेजेंगे। जैसे आप एक लाइन में खड़े हो जाओगे, एक एक करके टीचर आपको आगे भेजेगी, ठीक है। तो इसलिए बोला गया एसआईडी, मतलब इसके अंदर डेटा अगर आपको भेजना है माइक्रो प्रोसेसर में तो एक एक बिट, ठीक 8 बिट है तो एक पहले जाएगा, फिर एक चले जाएगा तो दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं सीरियल इनपुट डेटा। एसओडी यानी कि अगर डेटा को बाहर भेजना है तो एक एक करके भेजा जाएगा 8 बिट में से। 8 बिट को एक साथ नहीं भेजा, अगर 8 बिट को एक साथ भेजना है तो यहाँ से भेजोगे, एक एक करके भेजना है तो यहाँ से भेजोगे, ठीक है। 8085 हैज 2 पिन्स टू इम्प्लीमेंट सीरियल ट्रांसमिशन, ठीक है। कौन सा, एसआईडी सीरियल इनपुट डेटा, एसओडी यानी कि सीरियल आउटपुट डेटा। द सिंगल बिट कैन बी सीरियली इनपुटेड थ्रू एसआईडी। एक बिट अगर आपको भेजना है तो उस किसके थ्रू भेज सकते हो, एसआईडी के थ्रू। द आउटपुट पिन एसओडी इज सेट और रीसेट एज पर द सिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एसओडी जो है वो सेट और रीसेट किसके थ्रू होता है, सिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। ऑलराइट, ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा पिन, जो 40 के 40 पिन है वो मैंने कवर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाओ। और एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा तो सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085। इसमें एक खतरनाक सा डायग्राम आएगा, मोस्टली एग्जाम में आपको बनाने नहीं आता है, मोस्टली जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम आता है आपको बनाने, ठीक है। अब देखोगे इसके अंदर ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें मोस्टली चीजें मैंने पहले ही कवर कर दी है, जैसे कि ये इंटरप्ट्स हो गया, फिर इसके बाद एक्यूमुलेटर हो गया, फिर इसके बाद स्टेटस रजिस्टर हो गया, फ्लैग, इसके अंदर फ्लैग जो फ्लिप फ्लॉप है या स्टेटस रजिस्टर, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर पढ़ने वाले रजिस्टर अरे डिटेल में, बाकी चीजें हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार, जैसे एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस, डेटा बस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में देखो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, आगे जाते हैं। एएलयू मैं नहीं पढ़ाऊंगा वापस, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने पिछले टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फ्लैग्स, फ्लैग को और दूसरा क्या बोल देता है, स्टेटस रजिस्टर। याद है हम लोग एएलयू का ब्लॉक डायग्राम में स्टेटस रजिस्टर पढ़ा था, तो इसका जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर में भी हम लोग ने स्टेटस रजिस्टर पढ़ा था, ठीक है। तो जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर में 2 ही फ्लैग होते थे, एक होता था कैरी और एक जीरो फ्लैग होता था, याद है। इसके अंदर 5 फ्लैग होते हैं, ठीक है। इसमें 5 फ्लैग होते हैं, कौन कौन से, साइन फ्लैग जो होता है ये B7, उसके बाद है जीरो फ्लैग यानी कि B6, उसके बाद आता है आपका ऑक्सिलरी फ्लैग यानी कि आपका ये B4, उसके बाद आता है पैरिटी फ्लैग यानी कि B2, उसके बाद आता है आपका कैरी फ्लैग यानी कि B0, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 बिट अनयूज्ड है, एक B5 और B3, ये 8 बिट का होता है। जो ये फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर जो होता है 8 बिट का होता है, जिसमें से B5 और B3 बिट क्या होते हैं और B1, ये तीनों बिट क्या होते हैं, 3 बिट अनयूज होती है और 5 बिट होते हैं वो फ्लैग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, इंडिकेट करते हैं मान लो। अब देखते हैं एक एक फ्लैग, जो साइन फ्लैग होता है ना, ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आपका जो नंबर है वो साइन नंबर है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिखते हो 85 प्लस 85, तो यहाँ पे क्या है, साइन नंबर है। सिर्फ 85 लिखते हो तो ये अनसाइन नंबर है। माइनस, अगर आप माइनस 85 लिखते हो तो ये साइन नंबर है। सिर्फ 85 लिखो तो ये अनसाइन नंबर है, ठीक है। तो ये उसको डिनोट करता है साइन फ्लैग, ठीक है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इफ बिट D7 ऑफ द रिजल्ट, D7 यानी कि जो डेटा आपका 8 बिट का डेटा है उसका रिजल्ट जो आया है, उसमें से जो D7 बिट यानी कि जो लास्ट बिट है हाई ऑर्डर का वो 1 है, तो साइन फ्लैग इज सेट टू 1। उस केस में साइन फ्लैग क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। दिस फ्लैग इज यूज विद द साइन नंबर्स, जो मैंने बताया अगर आपका साइन नंबर है तो इंडिकेट करने के लिए ये साइन फ्लैग एक्टिवेट होता है। इन द गिवन बाइट इफ D7 इज 1, अगर D7 1 है मैंने बताया, द नंबर विल बी व्यूज एज नेगेटिव। तो उस केस में अगर 1 है तो नंबर को माना जाएगा नेगेटिव नंबर, अगर ये 0 है तो नंबर को माना जाएगा वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। इन अरिथमेटिक ऑपरेशन विद द साइन नंबर बिट D7 इज रिजर्व फॉर इंडिकेशन ऑफ द साइन, ठीक है। जो लास्ट का D7 है डेटा में उसको रिजर्व करके रखा है कि वो साइन के लिए, ठीक है। एंड द रिमेनिंग 7 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर, यानी कि उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। D6 के लेके D0 तक आपका डेटा रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद D7 बिट आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि प्लस साइन है कि माइनस साइन, ठीक है। एक्टिव रहेगा 1 रहेगा तो माइनस साइन, 0 रहेगा तो प्लस, ठीक है। उसके बाद आता है जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग कब सेट होता है, जब आपका अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन में जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है, यानी कि अगर आप सपोज 20 माइनस 20 कर रहे हो तो रिजल्ट 0 आएगा, तो आपका जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, बस इतना ही है। द जीरो फ्लैग इज सेट टू 1 इफ द ALU ऑपरेशन रिजल्ट इन 0 एंड द फ्लैग इज रीसेट इफ द रिजल्ट इज नॉट 0, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट 0 नहीं यानी कि 0 के अलावा कुछ है तो वो रीसेट हो जाता है। सेट कब होता है, यानी कि 1 कब हो जाता है, जब रिजल्ट 0 आता है, सिर्फ इतना है। द फ्लैग इज मॉडिफाइड बाय द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर एज वेल एज इन अदर रजिस्टर, ठीक है। ये मतलब मोस्टली क्या होता है, जब ALU का ऑपरेशन होने के बाद डेटा कहाँ से हो जाता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है या फिर टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये जीरो फ्लैग अपना डिसीजन लेता है कि इसको सेट होना है कि रीसेट होना है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी में क्या होता है, जब आप एडिशन करते हो, ठीक है, एडिशन करते टाइम, ठीक है, जब D3 बिट से
ठीक है? आप कैरी पास करते हो D4 बिट के पास, तो उस समय आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है? सेट होता है। इन अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हेन द कैरी इज़ जनरेटेड बाय D3 डिजिट D3, ठीक है? सपोज़ आप यहाँ पे ऐसा कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे D3 बिट है, ठीक है? सपोज़ आप ऐसा कुछ तो एडिशन कर रहे हो, ये आपका सपोज़ D3 है और ये आपका D4 है, ठीक है? इधर भी D3 है और ये D4 है। ऑलराइट, सपोज़ यहाँ पे आपने क्या किया, ये सब किया, उसके बाद जो डेटा रिज़ल्ट आया इसमें D3, ये आपका D4 आएगा, ठीक है? तो D3 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कैरी भी आया है, यानी 0 1, तो ये कैरी जनरेट हुआ, तो कैरी क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा कहाँ पे? नेक्स्ट D4 के पास। तो उस केस में आपका ऑक्सिलरी कैरी ये AC क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, बस इतना ही था, ठीक है? इन अरिथमेटिक ऑपरेशन when carry is generated by digit D3, the passed on the D4, the carry flag AC flag is set, auxiliary carry बोलते हैं। The flag is usually used only internally for BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। जब आप बाइनरी कोडेड ऑपरेशन करते हो, BCD क्या होता है हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बाइनरी कोडेड डेसिमल में जब डेटा आप इंटरप्रेट करते हो उस समय ही AC का यूज़ होता है, ठीक है? ओके, ऑपरेशन इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर प्रोग्रामर टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम विद द जंप्स इंस्ट्रक्शन, ठीक है? ये प्रोग्रामर के लिए AC यूज़ नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग यानी कि डिपेंड आपका जो रिजल्ट है नंबर ऑफ वन्स कितना है, इवन है, ऑड है, उस केस में ये पैरिटी फ्लैग सेट और अनसेट होता है। दिस फ्लैग सेट्स फॉर नंबर ऑफ बिट्स इन एक्यूमुलेटर, यानी कि पता करता है कि कितने नंबर ऑफ वन्स बिट है एक्यूमुलेटर के अंदर, जो रिजल्ट आया है उसके अंदर कितने वन बिट है, ठीक है? अगर एक्यूमुलेटर होल्ड द इवन नंबर ऑफ वन्स, इवन नंबर्स होते हैं तो इन दैट केस जो पैरिटी फ्लैग है ये सेट हो जाता है, ठीक है? इन दैट केस इवन पैरिटी एग्जिस्ट एंड द पैरिटी फ्लैग इज सेट। इफ द एक्यूमुलेटर होल्ड एन ऑड नंबर ऑफ वंस, इन केस में आपका जो पैरिटी फ्लैग है वो रीसेट होता है 0 से, ठीक है? सिंपल सा है, मतलब आपका जो रिजल्ट आया है उसमें जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन है, ठीक है? इवन यानी कि सपोज़ यहाँ पे मेरा रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने 8 हैं, तो 8 क्या इवन नंबर है, तो यहाँ पे पैरिटी फ्लैग सेट हो जाएगा, अदरवाइज़ पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा? रीसेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखोगे तो ये ड नंबर ऑफ वंस कितने 1 है, तो इवन पैरिटी क्या हो जाएगा? सेट होएगा। फिर इसके बाद कैरी फ्लैग, ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हो, उसके अंदर कुछ कैरी जनरेट होता है, तो यह इस केस में लास्ट बिट होता है, उसमें अगर कैरी जनरेट होता है, यानी कि ऑपरेशन करने के बाद, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट होता है। इन अरिथमेटिक ऑपरेशन रिजल्ट्स इन कैरी, द कैरी फ्लैग इज सेट, अदरवाइज इट इज सेट। द कैरी फ्लैग आल्सो सर्व एज अ बोरो फ्लैग फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? इसको और यूज़ किया जाता है बोरो, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे 2 कॉम्प्लीमेंट में, तो वहाँ पे बोरो लिया जाता है, तो उस केस में भी ये सेट और रीसेट होता है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा रजिस्टर्स क्या होते हैं आपके पास, सॉरी, स्टेटस रजिस्टर क्या होता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज रजिस्टर एरे, ठीक है? रजिस्टर एरे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इंस्ट्रक्शन सेट जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर प्रोग्रामिंग वाला, तो वहाँ पे और ये सारी चीज़ें काम आने वाली है और ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो देखो मेनली यहाँ पे कितने रजिस्टर हैं, तो डब्ल्यू जेड बी सी डी ई एच एल सब कितने 8-8 बिट के रजिस्टर, 8 लिखा है ना, सब 8-8 बिट के रजिस्टर हैं, ठीक है? जिसमें से ये जो है डब्ल्यू जेड ये टेम्पररी रजिस्टर है, और ये ना प्रोग्रामर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। जब हम इंस्ट्रक्शन सेट में प्रोग्रामिंग करेंगे ना, उस केस में हम ये रजिस्टर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा। हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करेंगे, बी सी डी ई और एच एल ये यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? और इसके बाद आता है स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, ये भी क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये मैं वापस से आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? ये 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं। राइट, 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूजेस बोथ 8 बिट एंड 16 बिट रजिस्टर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसके पास दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक 16 बिट के यानी कि ये स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, और 8 बिट के भी रजिस्टर होते हैं इसके बाद, ठीक है? 8085 हैज़ 8 एड्रेसेबल 8 बिट रजिस्टर, इसके पास 8 एड्रेसेबल 8 बिट रजिस्टर होते हैं, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट के रजिस्टर होते हैं, और 6 ऑफ दीस कैन बी यूज्ड एज अ 8 बिट रजिस्टर और 16 बिट रजिस्टर। इसमें से जो 6 हैं, 6 मतलब ये बीसी, डीई और एचएल, इसको आप अलग-अलग 8-8 बिट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग ने एचएल पेयर में यूज़ करते थे, याद है? ठीक है? या फिर आप इसको 16 बिट मतलब कंबाइन करके, बीसी को कंबाइन करके 16 बिट का बना सकते हो, डीई को कंबाइन करके 16 बिट का, एचएल को भी कंबाइन करके 16 बिट का रजिस्टर बना के यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब आप इसको डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्टोर करने के लिए, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, एड्रेस स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और रजिस्टर है तो इसका मतलब क्या, स्टोर करेगा, राइट? ये टेम्परेरी मेमोरी है, जो डेटा या फिर एड्रेस को स्टोर करेगा। इन एडिशन द 8085 कंटेन 2 मोर 16 बिट रजिस्टर, जिसे बोलते हैं स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ठीक है? नेक्स्ट इज द रजिस्टर PCDEHL आर जनरल पर्पस रजिस्टर। अब इसको जनरल पर्पस क्यों बोला गया है? तो रजिस्टर को जनरल पर्पस तब बोला जाता है जब वो दो काम करते हैं। पहला तो या फिर वो एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर दो डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि दोनों स्टोर कर सकते हैं, तब उसको बोला जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है? तो देखो बीसी
8-8 बिट का अलग-अलग रजिस्टर है, तो इसमें डेटा भी स्टोर कर सकते हो। कंबाइन करके आप इसके अंदर एड्रेस भी स्टोर कर सकते हो, इसलिए इसको जनरल पर्पस रजिस्टर बोला जाता है किसको, बीसीडीई और एचएल को। ठीक है? दे कैन बी यूज्ड एज़ अ 6 8 बिट रजिस्टर और 3 बिट रजिस्टर्स। ये हमको समझ में आ गया। 8 बिट रजिस्टर यूज़ कर सकते हो क्योंकि अलग-अलग है। 3 16 बिट में कंबाइन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बीसीडीई नॉर्मली यूज्ड एज़ अ डेटा रजिस्टर। बीसीडीई को मोस्टली डेटा रजिस्टर के जैसा यूज़ किया जाता है, व्हाइल एचएल रजिस्टर पेयर कैन यूज़ एज़ अ एड्रेस पॉइंटिंग। जो एचएल पेयर है, जब हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे, एचएल पेयर को मोस्टली क्या किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, ये अपने पास एड्रेस रखता है जो कोई भी इंस्ट्रक्शन को या डेटा को रन करने के लिए, ठीक है? WZ क्या होता है, एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है, मैंने बताया। दीज़ आर यूज्ड टू होल्ड 8 बिट डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको 8 बिट का डेटा होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कंबाइन करके एड्रेस नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है? दीज़ रजिस्टर्स आर यूजुअली इंटरनली एंड दे आर नॉट अवेलेबल टू द प्रोग्रामर। मैंने बताया आपको, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इनको यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्रोग्रामर के लिए अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? और एचएल पेयर को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि ये क्या करता है, किसी एड्रेस को पॉइंट करता है, फिर वहाँ पे डेटा रहता है, वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। तो एचएल पेयर को हम लोग इसलिए आप इसको डेटा और एड्रेस रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली इसको एड्रेस रजिस्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है? प्रोग्राम काउंटर मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसको रखता है। स्टैक पॉइंटर मैंने बताया था, स्टैक मेमोरी का जो टॉप एड्रेस है वो स्टोर करता है, वो वापस नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर याद है, मैंने आपको बताया था। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है तो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। तो कुछ स्टोर करेगा, किसको स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन को। डिकोडर क्या करेगा, उसको डिकोड करने का काम करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर के अंदर स्टोर है। वापस नहीं समझाऊंगा, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है? उसके बाद इंटरप्ट्स, ये थोड़ा देख लेते हैं। इंटरप्ट्स में देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सारे इंटरप्ट्स है, ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR। तो इंटरप्ट में जो ट्रैप है, इसका जो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? ये नॉन मास्केबल इंटरवल है, यानी कि इसको इग्नोर नहीं कहता है। बाकी सब क्या है, मास्केबल इंटरवल, इसको इग्नोर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सब साथ में है तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, ये ट्रैप की है, क्योंकि ये डैड है सबका, ठीक है? इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑलराइट, और इसको वेक्टर इंटरप्ट क्यों बुलाता है, क्योंकि देखोगे तो ये सारे इंटरप्ट को, ये आईएनटीआर को नहीं, आईएनटीआर को छोड़ के बाकी सबको वेक्टर इंटरप्ट बुलाया जाता है, क्योंकि सबके साथ देखोगे तो मेमोरी एसोसिएटेड है, ठीक है? सबके साथ एक मेमोरी एड्रेस एसोसिएटेड होता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आया जाता है, ठीक है? सबकी प्रायोरिटी देखो 1 2 3 4, इसकी प्रायोरिटी एसआई टेबल में है। ऑलराइट, देखो, और इसको इसको वेक्टर इंटरप्ट नहीं बुलाता क्योंकि ये इसमें देखो कोई भी मेमोरी एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है? तो यही चीज़ थी, वापस बताना था आपको। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट्स आर ट्रैप, समझ गए आप? दिस विल कॉज़ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल ट्रांसफर टू मेमोरी लोकेशन 002H। मैंने बोला कि जितने भी वेक्टर इंटरप्ट है सबके साथ मेमोरी लोकेशन एसोसिएटेड होता है। इससे क्या होता है, जब ये इंटरप्ट आता है तो प्रोग्राम का जो जो माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो कहाँ पे ले जाया जाता है, यहाँ पे इस मेमोरी एड्रेस पे, ताकि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको रन कराया जा सके, ठीक है? दिस इनपुट कैन नॉट बी डिसेबल एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। यानी कि इसको नॉन मास्केबल, यानी कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको डिसेबल नहीं कर सकते। ये आया तो आपको इसकी बात माननी है, इसको आपको पहले हैंडल करना है। द नेक्स्ट 3 इंटरप्ट्स आर आल्सो कॉल्ड रीस्टार्ट्स। नेक्स्ट को क्या बोला जाता है, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट यानी कि पूरा का पूरा वाइप आउट नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करते हैं, तो एक प्रोग्राम को छोड़ के दूसरे को रीस्टार्ट करने को बोलते हैं। द प्रायोरिटी एंड द एड्रेस ब्रांच इज टू शोन इन फिगर, और ऊपर आपने देखा। और लास्ट 4 इंटरप्ट्स कैन बी इनेबल और डिसेबल बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है? सिर्फ ट्रैप को आप डिसेबल नहीं कर सकते या उसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो है आरएसटी और आईएनटीआर, उन सबको क्या कर सकते हो आप, डिसेबल कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। हेंस दे आर मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है? मास्केबल यानी कि उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? वो आए तो जैसे आपकी मम्मी आए, एक बार उसको उनको इग्नोर कर सकते हो, आपकी बहन आए तो उसको इग्नोर कर सकते हो, पापा को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? लास्ट अब टॉपिक है सीरियल इनपुट एंड आउटपुट। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक-एक बिट का डेटा आप भेज सकते हो और एक-एक बिट का डेटा बाहर ले सकते हो और दे सकते हो, ठीक है? इसमें देखो रिम इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, जैसे कि ये डायग्राम में अगर आपको 3 मार्क का है तो ये एक्सप्लेन कर देना। तो जो एसआईडी होता है, एसआईडी पिन यानी कि सीरियल इनपुट डेटा 8085 में जो होता है ये पिन, ये क्या कर रहा है, देखो एक बिट का डेटा रिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू किसमें भेज रहा है, एक्यूमुलेटर में सेव कर रहा है। एक ही डेटा, सब एक साथ नहीं, एक-एक डेटा, ठीक है? तो और ये क्या करता है, जो 7th बिट होता है ना, 7th बिट को पहले भेजता है। ठीक है? फिर इसके बाद आता है आपका एसओडी। एसओडी क्या करता है, देखो एसओडी उल्टा है, मतलब एक्यूमुलेटर से डेटा को इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भेजता है, ठीक है? कौन से इंस्ट्रक्शन के थ्रू, सिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू। वहाँ पे एसआईडी में रिम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे सिम इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे तो बिट 7 को भेज रहा है कहाँ पे, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर में, किसके थ्रू, एसओडी में सिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए रहेंगे, ठीक है? अगर कुछ भी समझ में नहीं है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, और ये जो नोट्स है आपको मोस्टली मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगा, वहाँ से आप उठा सकते हो, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, इससे इस चैनल को थोड़ा-सा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।